दिखाई देता है। देखिए फ्रिज के अंदर थोड़ा अगर हम R134 अगर किसी फ्रिज में गैस भरी है तो वहां पे हाइड्रोकार्बन भर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कहीं R600 गैस भरी है तो 290 भर दें तब भी कोई बात नहीं है, लगभग चल जाएगा। लेकिन भरना वही चाहिए जो पहले से गैस भरी हो। फ्रिज में लीटर की बात है कि कोई फ्रिज कैसे पता करें कि कितने लीटर की है, क्योंकि फ्रिज का मात्रक होता है लीटर। तो कैसे पता करें, तो उसका लंबाई यानी कि जो फ्रिज है, जैसे इस तरह की फ्रिज है हमारी, तो इसकी लंबाई क्या है, यानी हम ये भी नाप सकते हैं, इसको हम लंबाई बोल सकते हैं। और गुणे चौड़ाई, यानी ये चौड़ाई कितनी है वो नाप सकते हैं, और गहराई ये नापना होगा जैसे। और ये सब नापना किस में होगा, सेंटीमीटर में नापना होगा। जैसे कि अगर लंबाई नापना है किसी फ्रिज की, लगभग 4 फीट की फ्रिज होती है, लगभग 4 फीट की अगर फ्रिज है मान लीजिए, तो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर एक फ्रिज में होता है। तो 4 3 12 120 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। अगर चौड़ाई की बात करें तो 1.5 या 2 फीट के करीब होती है चौड़ी। अगर 2 फीट मान लिया जाए तो 2 फीट चौड़ी होगी तो कितना होगी, 60। और गहराई कितना होती है, वो भी 1 फीट के करीब होती है। मान लीजिए अगर वो है 30 और भागे कर दिया 1000, यही ना है हमारा फार्मूला। तो ये निकल के आएगा कि ये फ्रिज कितने लीटर की है। जैसे 3 जीरो है यहाँ पे, तीनों जीरो को हम काट देते हैं, कट गया। और ये 12 और गुणे 18 कर दें, तो 12 और गुणे 18 करके देखिए कितना आ रहा है, उतना समझिए ये लीटर की फ्रिज होगी हमारी। 12 गुणे 18 करके देखिए, यहाँ पे 12 6 72 हो जाएगा, 72 गुणे 3, और 3 दूनी 6, और 7 त्रिके 21, 216। 216 लीटर की फ्रिज होगी अगर उसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई ये होगी तब, यानी कि लगभग 4 फीट ऊंचाई है, 60 सेंटीमीटर ये चौड़ाई है, और 30 सेंटीमीटर गहराई। अगर ये साइज है लगभग, तो समझिए कि 216 लीटर की फ्रिज होगी। मतलब फ्रिज का एक मात्रक है, इस प्रकार से हम किसी भी फ्रिज में पता कर सकते हैं कि वो कितने लीटर की है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी बात है, आज है डबल डोर फ्रिज। अंदर से वो स्टोरेज वैल्यू नापेंगे, मतलब जहां हम सामान रख सकते हैं उस पे नापेंगे। जब हम कोई फ्रिज की साइज नापते हैं ना, या साइज उसके स्टिकर पे देखेंगे, तो उस पे लिखा रहेगा, फ्रिज का लीटर लिखा रहेगा, टोटल वैल्यू लिखा रहेगा 190 लीटर, फिर लिखा रहेगा स्टोरेज वैल्यू, तो लिखा रहेगा 180 लीटर। तो ये फ्रिज 190 लीटर की है कि 180 लीटर की है, 180 लीटर की। 190 लीटर क्यों लिखा, वो ये बोल रहा है कि अगर रैक वगैरह हटा दिया जाए तो 190 हो जाएगा, टोटल वैल्यू उतनी है। लेकिन रैक वगैरह लगाने के बाद जो बची है स्टोरेज वैल्यू, वो 180 लीटर की केवल बची। ये दोनों वैल्यू लिखा होता है फ्रिज के, उसके ऊपर जो स्टिकर होता है। अब यह बात है डबल डोर फ्रिज की। डबल डोर फ्रिज यानी जिसमें 2 दरवाजे लगे होते हैं, देखने में कुछ ऐसी होती है, देखने में कुछ इस तरह की डबल डोर फ्रिज होती है। इसमें 2 दरवाजे होते हैं, यही ना, इसमें 2 दरवाजे होते हैं, और ये ऊपर से ऐसे खाना पैक होता है। ऊपर वाले इवापोरेटर इसमें जो होता है, जो कूलिंग करता है, जो ठंडा करता है, वो केवल ऊपर वाले खाने में होता है, निचले खाने में नहीं होता है। निचले खाने में देखिए, मैकेनिकल सिस्टम की बात करें तो इवापोरेटर ही केवल ऊपर रहता है, और मैकेनिकल सिस्टम में नीचे तो कुछ भी नहीं होता है। अब इसकी कूलिंग ऊपर वाले में रहती है। तो और इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करें तो इसमें जैसे डोर स्विच है, बल्ब, जैसे डोर स्विच है, डोर स्विच और बल्ब, बल्ब और थर्मोस्टेट, ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो फ्रिज में आगे होती है। आगे का मतलब डबल डोर फ्रिज में निचले खाने में लगी होती है, यानी थर्मोस्टेट भी निचले खाने में होता है, डोर स्विच भी निचले खाने में ही होता है, और बल्ब भी निचले खाने में होता है। ऊपरे खाने में एवापोरेटर है। अब ठंडा सिर्फ ऊपर वाला खाना होता है, नीचे वाला नहीं। ऊपर वाला जब ठंडा होता है तो इसके सामने एक ठे फैन लगा होता है, यानी एक ठे पंखा लगा होता है। ये पंखा क्या करता है, उस एवापोरेटर की कूलिंग को खींच करके फेंकता है, और आगे जब फेंकता है तो इसमें आगे की साइड में एक बॉडी लगी होती है जो हवा को आगे जाने से रोकती है। और जब वो बॉडी हवा को आगे जाने से रोकती है, उसमें कुछ जगह सुराख बने होते हैं कि हवा यहां से निकल सकती है, बाकी पूरी हवा नहीं निकलनी चाहिए। फिर क्या होगा, जब ये हवा को रोकेगी तो उसमें एयर डक्ट बना होता है। एयर डक्ट का मतलब हवा को निचले खाने में लेके जाने के लिए, समझिए ऐसे करके, इस तरह से ऐसे एक रास्ता बना होता है। और ये जो रास्ता नीचे तक आता है, जैसे मान लिया हम इधर की साइड से बनाए, ये रास्ता जो नीचे तक आता है, ये जगह जगह पे ऐसे आता है, और जगह जगह पे खुला होता है, समझिए इसे एयर डक्ट बोलते हैं। यानी वही हवा ये पंखा खींच करके जब एवापोरेटर से फेंकेगा, तो यहां से हवा आएगी तो थोड़ी हवा यहां से निकल जाएगी, फिर थोड़ी हवा यहां से निकल जाएगी, फिर थोड़ी हवा यहां से निकल जाएगी। समझ रहे हैं क्या, यानी कूलिंग केवल ऊपर वाला एवापोरेटर करता है, उसकी कूलिंग को एवापोरेटर फैन खींच करके फेंकता है, यानी निचले केबिन तक पहुंचाता है, निचले बॉडी तक पहुंचाता है, ये एयर डक्ट के माध्यम से।
यानी अगर कोई फ्रिज है और अगर मान लीजिए ठंडा कर रहे हैं और कोई ये बोल रहा है कि हमारा ऊपर वाला खाना तो ठंडा हो रहा है, नीचे वाला नहीं ठंडा हो रहा है, इसका क्या मतलब है? या तो ये एयर डक्ट जाम है, जो हवा नीचे नहीं आ पा रही है, या तो ये एयर फैन हमारा जो एवापोरेटर फैन है वही नहीं चल रहा है, वही बंद हो गया है, या वो स्लो चल रहा है, धीमा चल रहा है। कुल मिलाकर के ये एयर डक्ट या एयर ब्लोअर से ही संबंधित समस्या हो सकती है कि निचले खाने में कूलिंग नहीं आ रही। ठीक है, अब देखिए, अब अगर ये इतना कूलिंग करता है एवापोरेटर कि वहां तो ठंडा होता ही है, निचले खानों को भी ठंडा करता है, इसका ये मतलब है कि नॉर्मल जो हमारी सिंगल डोर वाली फ्रिज थी उसकी अपेक्षा ये एवापोरेटर ज्यादा ठंडा होता है, क्योंकि ये एवापोरेटर कौन सा होता है? कॉइल टाइप, इस तरह का कॉइल टाइप, यानी जिसमें पाइपें अलग से होती हैं। पहले ये सिंगल डोर में भी होता था, जिसमें पाइपें अलग से होती है, समझिए उसकी कूलिंग बहुत अधिक होती है। एसी में भी यही एवापोरेटर प्रयोग किया जाता है, लेकिन वहां पे इसका नाम बोला जाता है फिन्स ट्यूब टाइप एवापोरेटर। यानी ये जो पतली पतली पाइपें होती हैं, ऐसे तिल्लियां होती है ना, इसको फिन्स बोलते हैं। यानी फिन्स और ट्यूब से मिलकर बना हुआ एवापोरेटर फिन्स ट्यूब टाइप एवापोरेटर के नाम से जाना जाता है। इसमें ये एक्यूमुलेटर भी होता है। एक्यूमुलेटर का कार्य क्या होता है? बचे हुए द्रव रेफ्रिजरेंट को वेपर में बदलना। यानी अगर कंडेंसर का कार्य क्या होता है? भाप को पानी बनाना, फिल्टर में पानी जाता है, कैपिलरी में पानी जाता है। एवापोरेटर का कार्य क्या होता है? पानी को भाप बनाना। और अगर एवापोरेटर पूरी तरह से पानी को भाप नहीं बना पाता है तो ये एक्यूमुलेटर पानी को भाप बना देता है। कैसे बनाता है जानते? कुछ नहीं, इसमें ये खोखला भाग है, और जब इसमें एवापोरेटर से पानी आएगा तो वह ऐसे निचले पोजीशन में आकर के यहां तक रुका रहेगा, और हवा जो है वो उड़ के जाती रहेगी। बाद में जब ये पानी भी भाप बन जाएगा तो ये भी उड़ के चला जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि ये वेपर से द्रव में, यानी बचे हुए द्रव रेफ्रिजरेंट को वेपर में बदलता है। कुछ नहीं, गैस को थोड़ी देर स्टोर कर लेता है, रोक लेता है, फिर वो अपने आप भाप बन करके चली जाती है। ठीक है ना? तो इस हिसाब से ये एवापोरेटर हमारा प्रयोग किया जाता है, और ये जो एवापोरेटर है बहुत अधिक ठंडा होता है। और ये इतना ठंडा हो जाता है कभी कभी ना कि इसके एवापोरेटर पे बर्फ जम जाती है। और अगर इसके एवापोरेटर पे बर्फ जम जाए, यानी डबल डोर फ्रिज के एवापोरेटर पे अगर बर्फ जम जाए, तो फिर उसका पंखा भी हो सकता है कि ना चल पाए। और अगर पंखा मान लीजिए चलता रहेगा तो फिर जमने नहीं देगा, अपने आसपास तो नहीं जमने देगा, फिर चलता रहे, फिर वो कूलिंग नहीं मिलेगी, कूलिंग को खींच करके वो फेंक नहीं पाएगा। यानी इसमें बर्फ भी जमती है, और इस बर्फ को पिघलाने के लिए इसके अंदर हीटर भी प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम होता है डिफ्रॉस्ट हीटर। इलेक्ट्रिक सिस्टम में क्या क्या नाम लिखे हैं थोड़ा सा एक बार हम इसको पहले कंफर्म करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि एक एक करके इसको समझते रहें। सबसे पहला पॉइंट हमारा कंप्रेसर है, दूसरा क्या है? ओएलपी है, तीसरा क्या है? रिले मान लीजिए है, और चौथा क्या है? थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट। चलिए हाँ, ये थर्मोस्टेट ही हम लिखते हैं, थर्मल बल्ब थर्मोस्टेट हो गया। हम बताते हैं अभी इसको। और पांचवा क्या है? डोर स्विच हो गया, और ये डोर स्विच, और हो गया हमारा बल्ब, ये बल्ब। और उसके बाद कैपेसिटर हो गया, ये हो गया हमारा कैपेसिटर। कैपेसिटर के बाद डिफ्रॉस्ट हीटर, यही ना? हाँ, डिफ्रॉस्ट टाइमर, डिफ्रॉस्ट टाइमर। और उसके बाद डिफ्रॉस्ट हीटर, ये हो गया डिफ्रॉस्ट हीटर। और उसके बाद क्या? बायोमेटालिक थर्मोस्टेट ना, इसको हम बायोमेटल भी केवल बोल सकते हैं, बायोमेटल। और उसके बाद थर्म क्या? थर्मल फ्यूज, हाँ, थर्मल फ्यूज। उसके बाद एवापोरेटर फैन, एक यहाँ पे लिख देते हैं, एवापोरेटर फैन। ये इतने इलेक्ट्रिक भाग हैं, इलेक्ट्रिक भाग हैं ये सब। अब इसमें क्या क्या समझते हैं? एक तरफ से ये मैकेनिकल तो वही है, कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर, कैपिलरी ट्यूब और एवापोरेटर। और मैकेनिकल में कंप्रेसर हमारा वही है जो हमारे फ्रिज में था, यानी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। कंडेंसर हमारा इसमें यह है कि अंदर ग्राउंड भी हो सकता है और बाहर से भी हो सकता है। अगर कंडेंसर अंदर ग्राउंड है तो इसका क्या मतलब है? अगर कंडेंसर अंदर ग्राउंड है तो वह एल्युमिनियम का बना होता है। अगर कंडेंसर अंदर ग्राउंड है और अंदर ही अंदर अगर वो खराब हो जाए तो फिर दूसरा कंडेंसर उसको, अंदर वाले को अंदर ही रहने देंगे, दूसरा बाहर से वायरमेस कंडेंसर लगा के उस फ्रिज को बना देंगे, यानी सही कर देंगे। यानी अगर अंदर वाला कंडेंसर कभी किसी कारण से खराब हो जाए तो बाहर से दूसरा कंडेंसर लगा दिया जाएगा। कंडेंसर में ये हो गया। फिल्टर हमारा वही है, ड्रायर फिल्टर। कैपिलरी ट्यूब हमारी वही है, लंबाई 8 से 12 फीट और व्यास 0.031 या 0.036। एवापोरेटर इसमें कॉइल टाइप हमारा है, और जिसमें एक्यूमुलेटर भी लगा होता है जो ज्यादा कूलिंग करता है। ये मैकेनिकल भाग तो वही है। बात है इलेक्ट्रिकल भागों की, जो यहाँ पे हमने 12 भाग लगभग लिख लिया।
अब ये इलेक्ट्रिकल भागों में समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कंप्रेसर। कंप्रेसर का कार्य क्या होता है? गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। तो ये मैकेनिकल में भी है, इलेक्ट्रिकल में भी है। अगर कंप्रेसर यही है, जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, जो हमारे फ्रिज में प्रयोग होने वाला कंप्रेसर है, अगर कंप्रेसर वही है तो इसको चलाने के लिए जो रिले और ओएलपी लगेंगे वो भी वही रहेंगे। ठीक है, यानी जो हमारी सिंगल डोर फ्रिज में प्रयोग होने वाले रिले है, यानी पीटीसी रिले या ओपन टाइप रिले, वही रिले रहेगा और ओएलपी भी हमारी वही रहेगी। तो रिले और ओएलपी भी हमारे वही रहेंगे। जब कंप्रेसर वही है तो ओएलपी भी वही है और रिले भी वही है। तीन पार्ट वैसे हमारे क्लियर। अब इसके बाद इसके अंदर थर्मोस्टेट है, ये थर्मल बल्ब थर्मोस्टेट, और ये थर्मोस्टेट वही है जो कूलिंग को कंट्रोल करता है। वैसे थर्मल बल्ब नाम क्यों बोल रहे हैं जानते हैं? थर्मोस्टेट जो होते हैं ना, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। थर्मोस्टेट दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक हमारा होता है थर्मल बल्ब थर्मोस्टेट, एक हमारा होता है थर्मल बल्ब और थर्मोस्टेट, ये है थर्मोस्टेट। और दूसरा हमारा है बायोमेटालिक थर्मोस्टेट, जो कि दोनों इसमें लगा है, दोनों लगा है ना, बायोमेटालिक थर्मोस्टेट दोनों लगा हुआ है इस डबल डोर फ्रिज में। और इन दोनों में डिफरेंट ये है कि थर्मल बल्ब थर्मोस्टेट कूलिंग को कंट्रोल करने का कार्य करता है और बायोमेटालिक थर्मोस्टेट हीटिंग को कंट्रोल करने का काम करता है। दोनों में ये डिफरेंट है। ये दो थर्मोस्टेट है, अलग अलग है। थर्मल बल्ब थर्मोस्टेट का कार्य कूलिंग को कंट्रोल करना होता है और बायोमेटालिक थर्मोस्टेट का कार्य हीटिंग को कंट्रोल करना हो। अब यहां पे हमें यह समझना है कि जब यहां पे अभी थर्मल बल्ब थर्मोस्टेट की बात हो रही है, इसका मतलब वही वाला थर्मोस्टेट है जो हमारे सिंगल डोर फ्रिज में था, यानी उसी प्रकार से ये भी कूलिंग को कंट्रोल करने का काम करेगा। ठीक है, अब उसके बाद इसमें भी पूछ होगी, इसमें भी SO2 गैस होगी, सल्फर डाइऑक्साइड, चेकिंग वगैरह का पूरा तरीका लगभग वही है इसमें। अब इसमें डिफरेंट अगला पॉइंट हमारा, इसमें डोर स्विच, डोर स्विच भी इसमें वही है, अलग से कोई डोर स्विच नहीं है। यानी डोर स्विच का कार्य क्या होता है? फ्रिज के अंदर लगे बल्ब को ऑन ऑफ करना। ये भी उसी तरह से दबने वाली, ऐसे दबाएंगे तो ऑफ हो जाएगी, छोड़ेंगे तो चालू हो जाएगी, और चेकिंग वगैरह भी उसी तरह से होगा। बल्ब भी इसमें वही है, वही वाला बल्ब हमारा जो सिंगल डोर में प्रयोग किया गया। कैपेसिटर अगर लगता है तो ये भी वही रहेगा, क्योंकि रिले एलपी वही है, कंप्रेसर वही है, तो कैपेसिटर भी तो वही रहेगा। तो ये सब वही है। अब 7वें नंबर तक का भाग ये जितना है ये सब वही है। अब इसके बाद वाले पॉइंट जो है वो चेंज है। सबसे पहला पॉइंट यही लिखा हुआ है इसमें, डिफ्रॉस्ट टाइमर। अब ये जो डिफ्रॉस्ट टाइमर है, यही थोड़ा अलग चीज है कि ये टाइमर क्या होता है और कैसे काम करता है, इसी को हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो डिफ्रॉस्ट टाइमर होता है वो कुछ इस तरह का होता है, यानी इसके अंदर जो पिने होती हैं, 1 2 3 4 पिन होती है इसमें तार जोड़ने के लिए, और सभी पिनों का नंबर होता है, जैसे 3 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर, ऐसे करके पिन होता है। इसके अंदर एक छोटा मोटर होता है, और इस मोटर का जो आरपीएम है, वैसे ये बहुत स्लो घूमता है, 9 घंटा 40 मिनट लगभग में एक राउंड घूमता है। और ये सभी कंपनियों के टाइमर की जो टाइमिंग है वो अलग अलग होती है, यानी 9 घंटा 20 मिनट, 9 घंटा 15 मिनट, ऐसे करके ये टाइमिंग अलग अलग होती है। और सभी कंपनियों के जो टाइमर है उसमें ये जो नंबर होते हैं 3 4 2 1, ये नंबरों की पोजीशन भी अलग अलग होती है। किसी में कोई नंबर पहले, कोई नंबर बाद में, इधर उधर भी होते हैं, लेकिन जिस नंबर का जो काम है वो कभी चेंज नहीं होता है। यानी जिस नंबर का जो काम है वो कभी चेंज नहीं होता। यानी अगर 3 नंबर फेस का इनपुट है तो ये इनपुट ही रहेगा, चाहे ये एलजी का हो, सैमसंग का हो, गोदरेज का हो, वर्लपूल का हो, किसी कंपनी का। ठीक है, तो इसमें 3 नंबर की जो पिन होती है वो होती है फेस के लिए इनपुट, यानी इसमें फेस दिया जाता है। और जो इसमें 1 नंबर की पिन होती है वो होती है न्यूट्रल के लिए, यानी इसमें न्यूट्रल दिया जाता है। तो न्यूट्रल और फेस जब पहुंचते हैं तो ये मोटर चलने लगता है। ठीक है, और जब ये मोटर चलता है, इसमें 4 नंबर और 2 नंबर की 2 पिन है, ये टू वे स्विच के जैसा काम करता है। मतलब इसमें देखिए, तार जोड़ने के लिए एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां, अगर हम ऐसे बनाए, यहां से लेकर के आते हैं, ऐसे करते हैं इसको, यहां पे एक पॉइंट बनाते हैं, और ये इसमें टच है, ये इसमें टच है, और यहां से एक पिन आती है और इन दोनों के बीच में यहां पे है, और ये पिन या तो इस पे टच होगी या तो उस पे टच होगी, यानी टू वे स्विच के जैसा है। यानी ये वाला तार ये ऐसे 4 नंबर पे भी टच हो सकता है और जरूरत पड़ने पे 2 नंबर पे भी टच हो सकता है, ऐसा है ये। अगर 4 नंबर पे टच होगा तो जो फेस की सप्लाई है वो 4 नंबर में आएगी, और 4 नंबर को हम कूलिंग मोड के लिए जोड़ते हैं, यानी कंप्रेसर मोटर में जोड़ेंगे, यानी कंप्रेसर इससे चलाएंगे। और अगर कंप्रेसर चलेगा तो फ्रिज ठंडा करेगी कि गर्म होगी?
ठंडा करेगी। और जो 2 नंबर की पिन है इससे हम आउट करवाएंगे और इससे हीटिंग मोड में लगाएंगे और इसका जो कनेक्शन होगा वो हीटर के लिए होगा। यानी अगर ये 2 नंबर पे सप्लाई देता है तो हीटर चलेगा, और हीटर चलेगा तो गर्म होगा कि ठंडा होगा? गर्म होगा। अब देखिए इसमें 4 नंबर कूलिंग के लिए दे दिया, 2 नंबर हीटिंग के लिए दे दिया, ये समझिए टू वे स्विच के जैसा काम कर रहा है। लेकिन ये 1 नंबर में न्यूट्रल दिया गया है और ये मोटर चल रहा है। ये 9 घंटा 40 मिनट या 9 घंटा 20 मिनट जो बोल रहे हैं ना, इतनी देर में ये मोटर एक राउंड घूमता है। और जब ये मोटर एक राउंड इसका पूरा होता है का मतलब ये कि ये हर समय 4 नंबर पे सप्लाई देता है ये टाइमर। 9 घंटा 40 मिनट के बाद एक बार केवल 20 मिनट के लिए ये 2 नंबर पे सप्लाई देता है। ठंडा हो चाहे गर्म हो इसको उससे मतलब नहीं है। यानी कूलिंग उधर ज्यादा है कि हीटिंग ज्यादा है कि उससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि जो इसकी टाइमिंग है, जब टाइमिंग पूरा हो जाएगी तो हर 9 घंटे 40 मिनट के बाद एक बार 20 मिनट के लिए 2 नंबर पे सप्लाई देगा, यानी हीटर के लिए सप्लाई यहां से जाएगी। यहां तक समझ रहे हैं? यानी कि समझिए ये मोटर है और ये डिफ्रॉस्ट टाइमर है। टाइमर का मतलब ये टाइमिंग डिवाइस है एक प्रकार की, मतलब टाइमिंग के हिसाब से काम करती है। और इसमें 3 नंबर में फेस की सप्लाई दिया गया है और इधर 1 नंबर में न्यूट्रल दिया गया है। तो इसलिए ये मोटर चल रहा है। और मोटर चल रहा है तो समझिए कि 4 नंबर पे कूलिंग हमेशा बनी रहेगी। जब इसका एक राउंड पूरा होता है ना तो वहीं पे ये सप्लाई को एक बार 4 नंबर को छोड़ता है और 2 नंबर में टच होता है, और जैसे उससे और आगे बढ़ता है तो फिर 4 नंबर पे आकर के टच हो जाता है। समझ रहे हैं? इसका यह भी मतलब हुआ कि अगर इस टाइमर को हमें चेक करना हो मल्टीमीटर से, तो हम मल्टीमीटर का एक तार अगर 3 नंबर पे रखें कंटिन्यूटी मोड में करके, और दूसरे तार से इन तीनों को अगर चेक करें तो मल्टीमीटर किसी एक ही पे बताएगा। बताएगा क्या? किसी एक? किस पे बताएगा? 4 नंबर पे। 4 नंबर पे ये हमेशा बताता है, क्योंकि हमेशा 4 नंबर पे ही टच रहेगा। और अगर 2 नंबर पे रख के और मल्टीमीटर से 3 नंबर और 2 नंबर को कंटिन्यूटी चेक करें तो नहीं बताएगा। लेकिन इसमें एक ही बटन होती है घुमाने वाली, एडजस्ट करने के लिए, जो 9 घंटा 40 मिनट घूमने के बाद ये एक बार आएगा। हम चाहेंगे तो घुमा के अभी उसको पूरा कर सकते हैं 9 घंटा 40 मिनट। तो हमें क्या करना है, इस बटन को घुमाना और सप्लाई को 2 नंबर पे रखना है, और एक बार ये रिले से ऐसे खट से, इस टाइमर से ऐसे खट से आवाज आएगी और 2 नंबर पे सप्लाई चली जाएगी। उस समय चेक करेंगे तो इस पे भी बीप की आवाज आएगी, और जिस समय 2 नंबर पे आएगी उस समय 4 नंबर पे नहीं रहेगी, यानी एक समय में एक ही पिन पे रहेगी। ठीक है? जिस समय 2 नंबर पे कंटिन्यूटी यानी वीप की आवाज आएगी उस समय 4 नंबर पे नहीं आएगी, और जब 4 नंबर पे आएगी तो 2 नंबर पे नहीं आएगी, दोनों में से एक ही पे आएगी। जैसे हमारे बोर्ड के अंदर टू वे स्विच है, आप इसको मानिए जो बीच वाला पॉइंट है वो 3 नंबर है, जो नीचे है वो 4 नंबर, जो ऊपर है वो कितना नंबर? 2 नंबर। और ये बीच वाला फेस का इनपुट हो गया हमारा, 4 नंबर कूलिंग वाला हो गया मान लीजिए ये, है ना, और 2 नंबर हीटिंग वाला हो गया। तो एक समय में एक ही पे चलेगा ना, स्विच को नीचे करेंगे तो कूलिंग में, स्विच को ऊपर करें तो हीटिंग में। अब यहाँ पे हम बदल रहे हैं और यहाँ पे एक मोटर लगा है जो ऑटोमेटिक इसको बदलने के लिए लगाया गया कि 9 घंटे 40 मिनट के बाद 20 मिनट के लिए तुम बदल देना। अब ये जो 9 घंटे 40 मिनट है ये फ्रिज की लगातार टाइमिंग नहीं होती है। मतलब जैसे मान लो फ्रिज चल रही है, 2 घंटा चली और 2 घंटा बाद बंद हो गई, तो क्या अगली बार फिर 9 घंटा चलेगी? ऐसा नहीं है। ये 2 घंटा वाली टाइमिंग को काउंट किए रहेगी, यानी मोटर जितना चल चुका है उतना आगे बढ़ा रहेगा। फिर जब फ्रिज चलेगी, मान लो 5 घंटा चल गई तो टोटल 7 घंटा हो गया, तो 7 घंटा भी ये काउंट हुआ रहेगा। अब 2 घंटा खाली अगर और चली, यानी 2 घंटा 20 मिनट या 9 घंटा 40 मिनट पूरा टोटल हुआ, तो समझिए एक बार 2 नंबर पे सप्लाई दे देगी। समझ रहे हैं क्या? यानी जब इसमें सप्लाई जाएगी तो ये मोटर घूमेगा, और मोटर घूमने की टाइमिंग होती है वो 9 घंटा। ये मोटर घूमने में, एक राउंड घूमने में ये इतना समय लगता है, इसलिए ये उतने समय के बाद एक बार सप्लाई देती है 2 नंबर पे। क्लियर है? यानी टाइमर को अगर इसको हमें चेक करना पड़े, अगर हम इसको सीरीज से चेक कर रहे हैं और सीरीज के एक तार को 3 नंबर और एक तार को 1 नंबर पे रख रहे हैं, एक तार को 3 नंबर पे और एक तार को 1 नंबर पे रख रहे हैं, तो इसका अंदर का मोटर चलने लगता है। मोटर चलेगा कि सीरीज का बल्ब जलेगा? मोटर चलेगा। मोटर बहुत कम वाट का होता है, 0 का होता है, और बल्ब हमारा 100 वाट का है, तो सीरीज कनेक्शन में जो उपकरण कम वाट के होते हैं वही काम करते हैं ना। ये इसलिए ये मोटर चलेगा, बल्ब नहीं जलेगा। यानी 3 नंबर और 1 नंबर पे मोटर चलेगा, 3 नंबर और 4 नंबर पे बल्ब जलेगा कूलिंग मोड में, और 3 नंबर और 2 नंबर पे बल्ब जलेगा हीटिंग मोड में। अब 4 नंबर और 2 नंबर पे क्या होगा? कुछ नहीं होगा।
4 नंबर और 2 नंबर पे कुछ नहीं होने का मतलब यही समझिए, स्विच के ऊपर और नीचे अगर रख के चेक करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा ना। बीच से नीचे हो सकता है, ऊपर हो सकता है, लेकिन ऊपर नीचे इन दोनों पे कुछ नहीं हो सकता ना। तो 4 नंबर और 2 नंबर पे कुछ नहीं होगा। और 3 नंबर 1 नंबर पे मोटर चलेगा, 3 नंबर 4 नंबर पे कूलिंग मोड में बल्ब जलेगा, 3 नंबर 2 नंबर पे हीटिंग मोड में बल्ब जलेगा। ये है टाइमिंग एक डिवाइस, जो टाइमिंग के हिसाब से काम करती है कि कितने टाइम में क्या घूमना है। अब यहाँ पे हम कनेक्शन को समझते हैं थोड़ा सा। न्यूट्रल का वायर डायरेक्ट बल्ब में जोड़ा गया, न्यूट्रल यहां से गया रिले में, यानी इस रिले को न्यूट्रल मिल गया। न्यूट्रल और आगे गया, ये क्या लिखा है, ये क्या है? थर्मल फ्यूज है ना, इसको हम खाली फ्यूज भी बोल सकते हैं। ये थर्मल फ्यूज है, और ये क्या है? हीटर। और ये क्या है? टाइमर। और ये क्या है? बायोमेटल। ठीक है। और ये जो टाइमर है, इसके अंदर वैसे ही हम बना देते हैं, ये मोटर है। और इसमें तार जोड़ने के लिए जो पिने हैं वो कितने रहेंगी टोटल? 4 पिने रहेंगी। नंबर इस पे लिख देते हैं, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 2 नंबर है और 1 नंबर है। 3 नंबर और 1 नंबर की पिन इस मोटर के साथ कनेक्ट होती है ना। 4 नंबर और 2 नंबर पे ये बारी बारी से सप्लाई आउट करता है, यहां से ये समझिए हमने। और 4 नंबर पे हमेशा लगभग कनेक्ट रहता है। 2 नंबर पे खाली 20 मिनट के लिए जाता है बस, बाकी देर तक 20 मिनट के लिए, यानी 2 नंबर पे हमेशा नहीं रहता है। हमने ये कहा कि न्यूट्रल के वायर को डायरेक्ट हमने बल्ब में जोड़ा, न्यूट्रल यहां से रिले में दिया, फ्यूज से होते हुए हीटर को दे दिया, न्यूट्रल की वायरिंग खत्म हो गई। खत्म हो गई। अब अगर हम न्यूट्रल के तार को देखिए, यहां से तो नहीं, आगे से ले जाना होता है, लेकिन हम यहां से एक बार समझते हैं पहले। ये न्यूट्रल के तार को अगर यहां से ले जाएं तो इसके 1 नंबर में न्यूट्रल भी मिल जाएगा। मिल गया ना। तो 1 नंबर में यहां न्यूट्रल चाहिए ना, तभी तो ये मोटर चलेगा, क्योंकि ये मोटर न्यूट्रल फेज से चलता है। ठीक है। अब इसके अंदर देखिए, फेज का वायर डायरेक्ट थर्मोस्टेट में, उसी पॉइंट से डोर स्विच को, डोर स्विच का अगला बल्ब को, यहां पे कनेक्शन हुआ है। जब थर्मोस्टेट से सप्लाई आउट हुई तो कहां लेकर के जाएं इसे हम? इसको लेकर के चल रहे हैं सीधा 3 नंबर में, टाइमर में। पहले 3 नंबर के पास लेके गए, और 3 नंबर वाले से यह पूछना है कि देना किसे, कूलिंग को कि हीटिंग को? तो कूलिंग वाला ये 4 नंबर है ना, 4 नंबर से आउट करवा के लेके आएंगे और जोड़ेंगे ओएलपी में और पंखा में। अच्छा, ये न्यूट्रल इसको भी जोड़ना चाहिए था, है ना। पंखा कैसे चलेगा बिना न्यूट्रल? तो न्यूट्रल यहां भी जोड़ना था। अब ये देखिए, ओएलपी में भी फेस आ गया और पंखा में भी आ गया, तो पंखा चलने लगेगा। और ओएलपी का आउटपुट कंप्रेसर के कॉमन में जुड़ा है, तो कंप्रेसर भी चलेगा। कंप्रेसर और पंखा दोनों साथ साथ चलेंगे। कंप्रेसर बंद तो पंखा भी बंद। लेकिन कंप्रेसर को अगर ओएलपी बंद करेगा तो पंखा बंद नहीं होगा। कंप्रेसर को ये टाइमर बंद करेगा तो पंखा बंद होगा। इतनी वायरिंग जितनी हुई है, देखिए, इतनी वायरिंग समझ में आ रही है ना। ये फेस का तार है, थर्मोस्टेट में गया है। जब थर्मोस्टेट आउट आउट करेगा, सप्लाई को ऑन रहेगा तो आउट करेगा। आउट करेगा तो हमने जोड़ा 3 नंबर में, और 3 नंबर से जब सप्लाई आउट हुई तो आया ओएलपी में। और ओएलपी का जो पॉइंट है, एक में इन हुआ है, और वहीं से वो पंखा में भी गया, और ओएलपी से जब आउट हुआ तो आ गया कॉमन में। तो ये कंप्रेसर की वायरिंग हमारी हो चुकी है, यानी कूलिंग मोड में हमारी फ्रिज चलने के लिए तैयार है। हीटिंग मोड में बस नहीं चलेगी, कूलिंग मोड में चलेगी ना। क्लियर है ना। अब ये 3 नंबर, जब 4 नंबर पे सप्लाई देगा, ये कूलिंग मोड में हमारा चलेगा फ्रिज। अब हीटिंग मोड के बाद ये कि ये जो 2 नंबर वाली पिन है, ये जो 2 नंबर वाली पिन है, यहां से 2 नंबर से लेकर के आते हैं और इसको जोड़ते हैं इस बायोमेटल में, और बायोमेटल से जब आउट करवाएंगे तब जोड़ेंगे इस हीटर में। यानी कि अगर ये टाइमर सप्लाई को मान लीजिए कि 2 नंबर पे देने लगा यहां पे, तो 2 नंबर पे जब सप्लाई आएगी तो पहले बायोमेटल में आएगी, हीटर में नहीं जाके गर्म करने लगेगी। समझ रहे क्या? और हीटर में जब नहीं गर्म करेगी तो बायोमेटल क्या करेगा, ये चेक करेगा कि टेम्परेचर क्या है। -5 डिग्री अगर है तो ये चालू रहेगा, और +5 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये बंद रहेगा। इसका तो यही काम है ना। -5 डिग्री टेम्परेचर होने पे ये चालू रहेगा तो सप्लाई को आउट करेगा, तो हीटर गर्म होगा। अब +5 डिग्री अगर टेम्परेचर है तो हीटर को आउट नहीं करेगा। मतलब ये है, ये जो टाइमर है और ये बायोमेटल है, ये दोनों साथ में एक्टिव होंगे तभी हीटर गर्म होगा। जैसे अगर मान लीजिए फ्रिज के अंदर पूरा बर्फ जम गया है, लेकिन टाइम 9 घंटा नहीं हुआ है, 2 ही घंटा हुआ है, तो क्या ये हीटर चालू हो जाएगा? नहीं होगा। समझ रहे हैं क्या?
और अगर मान लीजिए कि टाइमिंग पूरा 9 घंटे 40 मिनट हो गई है लेकिन बर्फ नहीं जमी है, तो क्या यह हीटर चालू हो जाएगा? तब भी नहीं होगा। दोनों अवस्थाओं में यह नहीं होगा। मतलब टाइम भी पूरा होना चाहिए और बर्फ भी जमी होनी चाहिए, तभी यह हीटर चालू होगा। जैसे अगर 9 घंटा 40 मिनट टाइमिंग पूरा हो गई, तो ये तो सप्लाई दे देगा कि ठीक है हीटर को चला लो। मतलब एक आदमी तो इजाजत दे दिया कि ठीक है हीटर चलाओ, लेकिन इसके पास आएगा तो कहेगा हीटर क्यों चलाओगे बताओ? टेम्परेचर जब माइनस में नहीं है तो हीटर क्यों चलाओगे? माइनस में नहीं रहेगा, ये आउट नहीं करेगा, आउट नहीं करेगा तो हीटर नहीं चलेगा। समझ रहे ना? ये दोनों सुरक्षा के लिए लगे हुए। 9 घंटे 40 मिनट के बाद एक तो हीटर को सप्लाई ये देगा और उसके बाद भी अगर टेम्परेचर माइनस में नहीं है तो ये नहीं चलने देगा। जैसे मान लो किसी की फ्रिज है, 9 घंटा 40 मिनट का समय देना, 9 घंटा 30 मिनट उसकी टाइमिंग हो गई, लाइन कट गई। अब लाइन आई अगले दिन आई तो फ्रिज तो ठंडा नहीं ना रहेगी। अब जब अगले दिन लाइन आई तो जैसे ही 10 मिनट चला तब तक तो ये हीटिंग को दे देगा। इसके हिसाब से तो 9 घंटा 40 मिनट पूरा हो गया। और अगर ये 10 मिनट में ही हीटिंग को दे दिया तो क्या हीटर गर्म होने लगेगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये बायोमेटल है ना, ये भी तो चेक करेगा कि बर्फ जमी है कि नहीं जमी है। कुल मिलाकर के ये मेन ऑफिस के जाने तक समझिए कि 2 वेरिफिकेशन वाले लोग लगे हैं। पहले ही चेक करेगा 9 घंटा 40 मिनट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो ये सप्लाई को आउट करेगा, और अगर हुआ है तो फिर ये बायोमेटल के पास आएगा और इससे पूछेगा कि क्या लगता है टेम्परेचर क्या है इस समय, बर्फ जमी है कि नहीं जमी है। बोलेगा नहीं बर्फ तो नहीं जमी है, तो कहेगा तब हीटर चलाने की क्या जरूरत है। और अगर बोलेगा बर्फ जमी है तो ठीक है हीटर को चला लो, तब ये आउट करेगा सप्लाई। समझ रहे हैं क्या? तो इस तरह से अच्छा, जब बर्फ जम गई है और ये हीटर ने बायोमेटल ने भी मान लीजिए सप्लाई दे दिया तो हीटर गर्म होने लगेगा। कितनी देर? खाली 20 मिनट। वैसे खाली 20 मिनट नहीं, ये होता और लंबे समय तक है, अभी समझाएंगे क्यों 20 मिनट रहता है। ये देखिए यहां पे क्या है, अब हीटर गर्म होने लगेगा। अगर हीटर गर्म होगा तो बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघल जाएगी जल्दी। हीटर को गर्म होने में 20 मिनट का समय नहीं लगता, बर्फ जल्दी ही पिघल जाएगी। बर्फ पिघलने के बाद भी अगर हीटर गर्म होता रहा तो क्या होगा? फ्रिज की बॉडी पिघलने लगेगी, यही होगा ना। इसका काम को याद करना होगा आपको कि -5 डिग्री टेम्परेचर पे ये जो बायोमेटल है ये ऑन होता है, ये चालू होता है, और +5 डिग्री टेम्परेचर पे ये बंद होता है। -5 डिग्री टेम्परेचर पे चालू हो जाता है, यानी जब ये ठंडा रहेगा, -5 का मतलब ठंडा होना होता है। माइनस में बर्फ जम जाती है, नहीं ठंडी के मौसम में देखो 48 डिग्री टेम्परेचर है तो गर्मी पड़ रही, ठंडी में 15 16 10 11 आ जा रहा है तो गर्म ठंडी पड़ रही है ना। उसी तरह से ये -5 है, यानी बर्फ जमी है, बर्फ जमी रहेगी तभी हीटर को ये गर्म होगा होने देगा। यानी माइनस में टेम्परेचर है तब लाइट आउट होगी। अब प्लस में अगर खाली 5 तक ही आया तो कट कर देगा, यानी आउट नहीं करेगा, कहेगा गर्म तो हो गया, अब क्या जरूरत है, बर्फ नहीं है। +5 का मतलब होता है बर्फ नहीं है, ठीक है ना। तो जब +5 होगा तो ये कट कर देगा। अब इसमें एक चीज और है कि अगर +5 डिग्री टेम्परेचर हुआ और कभी ये बायोमेटल खराब हो गया और ये +5 डिग्री होने पे भी कट नहीं किया और हीटर गर्म होता रहा तो क्या होगा? बॉडी पिघल जाएगी। वही पिघलने से बचाने के लिए इसके अंदर लगा है थर्मल फ्यूज। और थर्मल फ्यूज का काम होता है कि अगर बॉडी के अंदर का टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा, ये फ्यूज उड़ जाता है, जहां लगा है वहीं उड़ जाएगा। ये कट नहीं करने वाली चीज है, ये सीधा उड़ जाएगा। और अगर ये फ्यूज उड़ा तो हीटर गर्म होगा कि नहीं होगा? क्योंकि न्यूट्रल ही उधर नहीं जाएगा, तो इसलिए हीटर गर्म नहीं होगा। और अगर फ्यूज उड़ा तो अब इसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्यूज है, ये नॉर्मल होने पे नहीं होगा। ऐसा नहीं कट करता है, गर्म होने पे कट करता है, ऐसा नहीं है, ये सीधा उड़ जाएगा। और उड़ेगा तो इस फ्यूज को बदलना पड़ेगा, और फ्यूज के साथ साथ बायोमेटल भी बदलना पड़ेगा, यानी दोनों को बदलना पड़ेगा। एक बदलने से काम नहीं चलेगा। कारण क्या है? ये क्यों उड़ा? क्योंकि ये खराब था। अगर ये खराब नहीं होता तो ये क्यों नहीं उड़ता? समझ रहे क्या? अगर ये उड़ा तो इसका मतलब है कि ये खराब है तभी ना ये उड़ा। यानी सुरक्षा के लिए 2 लोग लगाए गए हैं। ये इसको बताया गया कि भाई अगर टेम्परेचर देखो उधर ठंडा ज्यादा होता है तो चालू कर देना, गर्म होता है +5 डिग्री तक चला जाता है तो तुम इस मोटर को बंद कर देना। लेकिन अगर ये बंद नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये वहां नहीं है,
कुल मिला के अपनी काम ईमानदारी से नहीं कर रहा है, यानी ये खराब हो चुका है, अब इसे बदलने की जरूरत है। यानी टेम्परेचर बढ़ता गया तो बात इसके तक पहुंची, अरे उधर का टेम्परेचर 70 डिग्री पहुंच गया, ये क्या करेगा, उड़ जाएगा। अब ये उड़ गया तो इसके साथ इसको भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है अगर अपना काम किया होता तो ये इसको उड़ने की जरूरत नहीं थी, इसने काम नहीं किया अपना, इसलिए ये उड़ा। समझ पा रहे हैं? बोलिए, कुछ नहीं समझ रहे तो बताएं फिर से। 70 डिग्री में बॉडी नहीं पिघल जाएगी, इतना जल्दी नहीं पिघलेगी, लेकिन पिघलने के नौबत पे आ जाएगी। 70 डिग्री बहुत नहीं होता है, 45 डिग्री में तो आदमी रहते हैं। 70-80 डिग्री तक भी ये काम करता है। देखो, जब ये 20 मिनट के बाद सप्लाई केवल इस पे दिया है, उसी समय इन सब का काम है ना। अगर टाइमिंग 20 मिनट पूरा हो गया तो फिर तो ये कूलिंग पे आ जाएगा, लेकिन जिस समय हीटर गर्म होगा उस समय इस पे सप्लाई नहीं रहेगी, उस समय कंप्रेसर नहीं चलेगा, क्योंकि हमने बताया ना कि या तो 4 नंबर पे आएगी सप्लाई या तो 2 नंबर पे आएगी। अगर बायोमेटल खराब हो गया और टेम्परेचर, मान लो कि ये बायोमेटल खराब हो गया और खराब होने के बाद ये हीटर गर्म नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो हमने कनेक्शन एक न्यूट्रल वाला दिया है ना यहां से, इसको ये कनेक्शन इसका यहां से नहीं होता है, इसका कनेक्शन होता है, अगर यहां से रहता तब तो बहुत अच्छा है और आपको समझ में भी अच्छा आया है। खाली अभी एक तार बदलेंगे थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ेगी, लेकिन ऐसे समझने के लिए पहले हमने ऐसा बनाया। अब दूसरा तरीका इसमें ये जो न्यूट्रल का तार है, ये सप्लाई न्यूट्रल की वहां से नहीं रहती है, यहीं से रहती है। अब कहेंगे यहां कहां से न्यूट्रल आ गया इसमें, यहीं से न्यूट्रल इसको मिलता है। अब न्यूट्रल कैसे मिलता है, यहां से बल्ब में गया, समझिए मोटर में गया, यहाँ पे रिले में गया, फ्यूज से होते हुए हीटर में गया और हीटर के सीरीज से होते हुए मोटर में जाएगा। और ये मोटर केवल तब तक चलेगा जब तक हीटर गर्म नहीं होगा, और जब हीटर गर्म होने लगेगा तो यहां से तो फेस आ जाएगा ना, इसमें फेस आएगा ना इसमें, और अगर इसमें फेस आया और इसमें न्यूट्रल आया तो हीटर गर्म होगा लेकिन मोटर नहीं चलेगा। यानी जितनी देर तक हीटिंग मोड में रहता है उतनी देर ये मोटर बंद रहता है, यानी उतनी देर के टाइमिंग को काउंट नहीं करता है। यानी बर्फ पिघलाने में चाहे 2 घंटा भी लग जाए तो क्या होगा, लेकिन ये सप्लाई देता रहेगा हीटर को। समझ रहे ना, जितनी देर हीटर चलेगा उस टाइम को ये काउंट नहीं करेगा। अब यही थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ये जो एक तार हमने जोड़ दिया, होता क्या है, न्यूट्रल यहां से समझिए, अगर हम इसको मिटा दें इस तार को, तब आप समझ पाएंगे ये जो न्यूट्रल है यहां से फ्यूज से होते हुए गया है और हीटर के सीरीज में मोटर जुड़ गया है। मोटर में इधर फेस है तो सीरीज में जब हीटर जुड़ा हो और मोटर जुड़ा हो, अब मोटर 0 वाट का हो, सीरीज 200 वाट का हो, ये मोटर 0 वाट का हो और हीटर 200 वाट का हो, तो कौन सा चलेगा, खाली मोटर चलेगा ना, कम वाट वाला, हीटर नहीं चलेगा। लेकिन जिस समय यहां से फेस की सप्लाई निकल के अगर इसमें पहुंची, जिस समय फेस की सप्लाई निकल के यहां पहुंची तो उस समय इसको फेस मिलने लगेगा और वो फेस इधर भी जाने लगेगा, यानी मोटर के इधर भी फेस यानी मोटर बंद, लेकिन हीटर में इधर फेस इधर न्यूट्रल यानी हीटर चालू। समझ रहे हैं, यानी इस समय हीटर चल रहा है, गर्म हो रहा है, लेकिन जब ये गर्म हो जाएगा और +5 डिग्री टेम्परेचर पहुंचेगा, बायोमेटल सप्लाई को कट करेगा, तो क्या होगा, फिर से इधर से न्यूट्रल जाना शुरू हो जाएगा, और न्यूट्रल जाना शुरू होगा तब वो मोटर चलना शुरू होगा और वो टाइम को काउंट करना शुरू कर देगा। अब बात यह है कि अगर ये बायोमेटल या थर्मल फ्यूज खराब हो जाए तो फिर कूलिंग करेगा कि नहीं करेगा। अब देखना यह है कि ये खराब कब हुए, समझ रहे हैं, जैसे अगर ये दोनों खराब हो गए तो हीटर में सप्लाई इधर न्यूट्रल नहीं जाएगी, फ्यूज अगर उड़ गया तो न्यूट्रल इधर नहीं जाएगी और ये यहां पे रुक गया जाकर के, यानी इस मोटर को न्यूट्रल की सप्लाई नहीं मिल रही। अब मोटर को न्यूट्रल नहीं मिलेगा तो मोटर चलेगा नहीं, मोटर चलेगा नहीं तो कूलिंग मोड में 4 नंबर पे इसको लाके बदलेगा नहीं, नहीं बदलेगा ना, तो फिर वो उसी पे रहेगा, इसलिए कंप्रेसर नहीं चलेगा। आप अगर जाते हैं चेक करने तो क्या कर सकते हैं, शॉर्ट में कुछ नहीं, इसके अंदर जो एक बटन होती है, बताया ना घुमाने वाली होती है, जो हम 12 घंटा 9 घंटा अभी घुमा सकते हैं, तुरंत तो उसको थोड़ा सा घुमा करके कूलिंग मोड में कर लीजिए, 4 नंबर में आ जाएगी। 4 नंबर में आने के बाद अगर छोड़ देंगे वैसे ही और इसको नहीं नया लगाते हैं, कोई बात नहीं, फ्रिज ठंडा करेगी लेकिन बर्फ नहीं पिघलेगी, क्योंकि फ्रिज ठंडा करेगी और ये मोटर चलेगा नहीं, ये मोटर चलेगा नहीं तो 2 नंबर पे कभी सप्लाई नहीं जाएगी, सप्लाई नहीं जाएगी तो ना तो हीटर गर्म होगा ना तो बायोमेटल और थर्मल फ्यूज की जरूरत है, यानी फ्रिज ठंडा करेगी लेकिन इसको करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको घुमाना पड़ेगा, अपने से नहीं जाएगा वो।
अपने से नहीं जाने का मतलब उसमें सप्लाई नहीं जाएगा तो जाएगा कहां से? खाली अगर बायोमेटल खराब होता, फ्यूज सही रहता तो वो चल भी जाता, टाइमिंग काउंट कर लेता, लेकिन फ्यूज उड़ गया तो समझिए नहीं काम। समझ रहे हैं क्या? बहुत दिमाग लगाना है ना इसमें। सबसे पहले फेस के वायर को डायरेक्ट थर्मोस्टेट में, उसी पॉइंट से डोर स्विच को, डोर स्विच का अगला बल्ब को, बल्ब का अगला न्यूट्रल, यानी इतनी वायरिंग तो हमारी क्लियर है। दिक्कत तो खाली यही हो रही है, यही ना, इधर तो सब क्लियर है। अब वही उसी हिसाब से समझते हैं कि न्यूट्रल का वायर डायरेक्ट हमारा यहाँ पे जाता है ना रिले में, और ये पंखा में भी न्यूट्रल चाहिए ना, क्योंकि उपकरण है ना, चाहिए न्यूट्रल। हम यहां से कह रहे हैं कि हम फ्यूज में ले जा रहे हैं और फ्यूज से होते हुए हीटर को दे दे रहे हैं, तो हीटर को न्यूट्रल मिला ना। और अगर हम इस हीटर का आउटपुट ले जा करके एक नंबर में जोड़ दे तो एक नंबर को न्यूट्रल मिल जाएगा, मिलेगा ना। अगर मान लीजिए यहाँ न्यूट्रल दिया और यहाँ से फेस लेकर के एक तार लगा देते हैं और इस तार को यहाँ जोड़ देते हैं, तो ये हीटर गर्म होने लगेगा कि नहीं? और जिस समय ये हीटर गर्म होगा उस समय इसको न्यूट्रल की सप्लाई मिलेगी कि फेस की? फेस मिलेगी ना। यही मेन बात है। सीरीज कनेक्शन में जब दो उपकरण जोड़े जाते हैं ऐसे, एक उपकरण है, थोड़ा छोटा में बनाना पड़ेगा, ऐसे ही बना देते हैं हम, ऐसा करते हैं, एक हीटर ही बना देते हैं, ठीक है, एक हीटर हो गया और एक छोटा सा मोटर हो गया, ठीक है। और सीरीज कनेक्शन है, ये न्यूट्रल है और फेस है, न्यूट्रल के वायर को यहां जोड़ा गया एक में, हीटर में, और हीटर का अगला पॉइंट मोटर में, और मोटर का अगला पॉइंट फेस में। ये दोनों चलेंगे कि एक चलेगा? ये 200 वाट का है और ये 0 वाट का है, तो कौन चलेगा? 0 वाट का। जो उपकरण कम वाट का होता है वही काम करेगा ना। अब जब वही काम करेगा, अगर इस फेस के तार को ले जा करके यहां जोड़ दिया जाए तो क्या चलेगा इसमें से? भूल जा रहे हैं। अब देखिए, जैसे दो टे बल्ब है, अगर एक तार को न्यूट्रल यहां जोड़ा और यहां से अगले में फेस, और लास्ट में ला करके ऐसे फेस दिया, न्यूट्रल के एक बल्ब में जोड़ा, अगले से अगले को जोड़ा, लास्ट में लाके फेस दिया, ये दोनों बल्ब जलेंगे कि एक जलेगा? दोनों जलेंगे ना। अगर इसके तार को, ये दोनों मान लीजिए बराबर वाट के, 100 वाट के, तो दोनों जलेंगे। अगर एक बल्ब को यहां से यहां जोड़ दिया जाए, ऐसे एक तार इसको शॉर्ट कर दिया जाए, तो कौन सा जलेगा? दोनों जलेगा, शॉर्ट हो जाएगा। अगर हम एक बल्ब ले लेते हैं यहाँ पे और बल्ब को न्यूट्रल फेस देते हैं तो ये बल्ब जलेगा कि नहीं? दूसरा बल्ब हमने लिया और बल्ब में दो ठे तार मिला, दोनों तारों को एक में जोड़ दिया और इसके एक ठे तार में जोड़ दिया, क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। देखो, जैसा वो है वैसा नहीं है क्या ये? उस इसमें और उसमें कुछ डिफरेंट है क्या? डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? इसको, इस वायरिंग में और इस वायरिंग में अंतर लग रहा है कुछ? क्या अंतर है वही तो बताओ। अरे ये वायरिंग का देखो, एक तार आया मान लो इसमें और दूसरा तार भी इसी में आया, यही ना है। इसका भी तार तो वही है, देखो एक ठे आया एक ठे में, और दूसरा का वाला भी देखो आया एक ठे, ऐसे जुड़ा है ना। हाँ ऐसा जुड़ा है, लेकिन वो पहले के बार, अरे हटा नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं हटाए हैं, देखो ऐसा। हाँ। अंतर लग रहा है क्या दोनों में? ध्यान से देखो, अंतर नहीं है इसमें, सेम है दोनों। अरे जैसा ये है वैसा ही वो है, अगर वो ये सीरीज है तो वो भी सीरीज कहलाएगा, और सीरीज कोई नहीं है। अरे ये दोनों तार एक्के में जुड़ा है ना यार, ये दोनों एक्के में जुड़ा है ना, इसमें भी दोनों एक्के में जुड़ा है, क्या अंतर है दोनों में? कहीं नहीं गया। देखो जैसे अब एक बल्ब यहाँ है और ये दूसरा बल्ब है, हमने कहा ये न्यूट्रल है, फेस है, एक को दिया, अगले को लास्ट को लाके फेस दिया, तो दोनों बल्ब जलते हैं ना, है ना। और हमने कहा यही तार को हम शॉर्ट करवाते हैं यहाँ से, तो दोनों बल्ब जलेंगे। अब एक जलेगा, पहला वाला, यही ना जलेगा। अगर ठीक ये वायरिंग में हमने दूसरी वायरिंग का तरीका हमने ये बनाया कि ये न्यूट्रल है या फेस है, एक बल्ब लिया हमने और दो तार लिए, एक तार को यहां जोड़ा और एक तार को यहां जोड़ा, तो दूसरा बल्ब जलेगा क्या? इसमें और उसमें क्या अंतर है? एकदम सेम। देखो वैसे उसी तरह से, अब उस बार क्या किया, हम वहीं सटा दिए थे, अब यहाँ दूर सटा दिए, उसको दो, उसमें भी फेस मिल रहा है, उसमें भी फेस मिल रहा है, इसमें भी तो वही हो रहा है ना, यहाँ भी फेस वहां भी फेस,
तो इसमें भी दूसरा बल्ब नहीं जलेगा, उसमें भी नहीं जलेगा। इस वायरिंग उस वायरिंग में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों एक ही है। अंतर लग रहा है अभी भी क्या? एक ही है ना दोनों। यही वायरिंग, अगर ये बात समझ पा रहे होंगे तभी आगे समझ पाएंगे। अगर इसमें भी कंफ्यूजन होगा तो आगे भी कंफ्यूजन रहेगा। इसमें भी देखो खाली एक ही बल्ब जलेगा, इसमें भी खाली एक ही जलेगा। हाँ क्या करें आप? यहाँ न्यूट्रल है ना, तो न्यूट्रल जो जाएगा वो यहां से खाली यही जा रहा है ना। आपका कहना क्या यहां से आगे भी जाएगा? अगर आगे जा रहा है तो फिर यहां से न्यूट्रल है, यहां फेस है, ये बल्ब नहीं जलेगा? जलेगा ये? अगर ये जलेगा तो ये क्यों नहीं जल रहा है? ये भी तो न्यूट्रल वही गया है। देखो अगर कलर के हिसाब से कर दें, ये न्यूट्रल है और ये यहाँ गया है, ये फेस है और ये यहाँ गया है। ऐसे इसमें भी न्यूट्रल है, ये यहीं गया है बल्ब में, और फेस है जो दूसरे वाले में गया है। इसमें और उसमें क्या अंतर है? नहीं, ये जलेगा सही है। नहीं न्यूट्रल सेकंड में नहीं जाएगा, क्योंकि उधर से फेस आ गया। जब उधर से कोई सप्लाई नहीं आती है तब उपकरण में लाइट वापस जाती है। जब अगर इधर से न्यूट्रल आगे तब जाता है जब उधर से कोई नहीं आता है। उधर से इसमें खुद ही डायरेक्ट फेस आ रहा है, इसलिए न्यूट्रल वहां नहीं जाएगा। और अगर न्यूट्रल जाता तो समझिए मिक्स हो गया सब, इसमें खुद ही इसके पास फेस खुद ही जा रहा है इसमें दोनों में। ये जो फेस है ये इधर भी जा रहा है, ये फेस इधर भी जा रहा है, तो ये मोटर चलेगा, बंद रहेगा ना। अब 0 वाट हो चाहे 50 वाट हो, जैसे मान लो ये 100 वाट था और ये 5 वाट है, तो इस समय ये 5 वाट काम नहीं करेगा, खाली 100 वाट काम करेगा। लेकिन अगर ये बीच में से तार तोड़ दिया जाए तो फिर 5 वाट काम करेगा, 100 वाट बंद हो जाएगा। समझ गए? नहीं पता चल रहा, कुछ कुछ आ गया, थोड़ा सा और समझते हैं। अब यहाँ पे आते हैं पॉइंट पे, देखते हैं। अब इसके अंदर देखिए, न्यूट्रल की सप्लाई यहां से बल्ब में गई, यहां से हमारे पंखा में गया है, और यहां से रिले में गया, फ्यूज से होते हुए हीटर को गया, और यहां से होते हुए फ्यूज, जब हीटर के आउटपुट से होते हुए हमने कहा 1 नंबर में दिया, और 1 नंबर में अभी न्यूट्रल चल रहा है, न्यूट्रल की सप्लाई जा रही है, यही ना। अगर यहां हम फेस दे दें तो फिर उधर न्यूट्रल जाना बंद हो जाएगा, यही ना होगा। अगर यहाँ फेस दे देंगे तो उधर न्यूट्रल नहीं जाएगा, फिर ये हीटर गर्म होने लगेगा, क्योंकि इसमें एक में न्यूट्रल मिल रहा है। और अगर मतलब यहाँ हम फेस दे देते हैं, यहाँ हम फेस दे देते हैं, ये हीटर गर्म होगा कि नहीं होगा? होगा ना। हाँ बोलिए क्या करें? बायोमेटल जो बीच में लगा है, बायोमेटल को अभी छोड़िए, इतना बताइए। हाँ बायोमेटल क्या वो ऑन कर रहा है? हाँ ये इसको ऑफ कर रहा है। हाँ समझ में आ रहा है? किसमें न्यूट्रल जाएगा? न्यूट्रल उसमें न्यूट्रल जा रहा है ना। हाँ जब बायोमेटल ऑफ करेगा तो उससे बाद न्यूट्रल जाएगा, सीधे हो जाएगा। हाँ अच्छा उधर से मोटर को ऑफ कराएगा। हाँ मोटर को आप ये ऑफ कराएगा तो ये हो जाएगा, जब ये स्विच इधर आ जाएगा तो वो चेंज करेगा, अब बायोमेट्रिक से इधर आएगा तो ये चालू हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है? बस वही तो बात है। लेकिन जो आप जो वायर से आता है बिहार अगर बीच में सब ज्वाइन कर दूसरा कैसे वो अंडा गलत नहीं, गलत नहीं है इसमें, ये बल्ब वाले में। इसमें क्या लग रहा है आपको? इसमें क्या लग रहा है? भाई जो पहला वाला बना है, जो हमने हीटर और बल्ब बनाया भाई, ये वाला जो वायर है वही है कि ये अलग है? अरे अच्छा ये बताओ, आप इसको पहले ध्यान से देखिए, ये जैसा है, जैसे जुड़ा है, क्या ये उससे अलग जुड़ा है? खाली इतना ही देखो आप, जैसे ये बल्ब देखो, बल्ब के 2 तार हैं, ये बल्ब है और बल्ब में 2 तार हैं, और ये दोनों तार कहाँ जुड़े हैं? आके इकट्ठे में जुड़े हैं, और यो उसी में जुड़ा है, और ये फेस है जो यहाँ इधर से इसमें भी गया है, यही ना जुड़े। मतलब ये फेस है, और ये फेस यहां से समझ लो इधर भी जा रहा है, ये फेस यहां से इधर भी जा रहा है, और ये फेस यहां से इधर भी जा रहा है। ऐसा ही है, ऐसा नहीं है? ये इसमें भी देखो वही है। अगर ये फेस है, ये फेस यहां से इधर भी जा रहा है, ये फेस यहां से इधर भी जा रहा है, और यही फेस यहां से इधर भी जा रहा है ना। इसमें भी वही है, देखो यहाँ ये न्यूट्रल है, बल्ब में गया ही, बात खत्म। फेस है, ये फेस यहां से इधर भी गया, यही फेस यहां से इधर भी जाएगा, और यही फेस यहां से हो करके ऐसे इधर भी जाएगा।
प्रैक्टिकल इसका कर सकते हो। हाँ? है इसमें तो दोनों बल्ब जलेंगे। हाँ, जब बीच में हमने कट किया तब कह रहे हैं कि खाली 100 वाट का काम करेगा। जब हम यहाँ से बीच से कट करेंगे, कट करने का मतलब है कि फेस इधर पहुंचा और फेस उसमें, दोनों में फेस पहुंच गया, इसलिए वो बंद हो जाएगा और ये चालू हो जाएगा। चलेगा। अब देखिए, अच्छा यहाँ पे ये न्यूट्रल फ्यूज से आउट हुआ, हीटर में गया, हीटर सप्लाई को आउट किया तो गया 1 नंबर में, 1 नंबर में गया। यानी हमारा अभी कहना अभी तक ये है कि इस 1 नंबर में न्यूट्रल मिल रहा है ना, इस 1 नंबर में न्यूट्रल मिल रहा है। और जब इस 1 नंबर वाले पे या यहाँ पे अगर फेस दे दिया जाएगा, उस समय यहाँ न्यूट्रल नहीं मिलेगा, यहाँ फेस मिलेगा। जब फेस दिया जाएगा तब। अब वायरिंग करते हैं इसको और आगे देखिए, ये हमारा फेस का वायर थर्मोस्टेट में गया, थर्मोस्टेट से जब आउट हुआ तो ले करके जाएंगे इसको 3 नंबर में, क्योंकि 3 नंबर फेस का इनपुट होता है। अब ये या तो 4 नंबर से आउट कर रहा होगा या 2 नंबर से आउट कर रहा होगा। तो 4 नंबर पे करेगा तो इसको हम कूलिंग मोड के लिए यूज करते हैं, यानी ओएलपी और पंखा में जोड़ते हैं और ओएलपी वाला तार कॉमन में। तो इधर का कंप्रेसर हमारा क्लियर है, यानी कि अगर ये 4 नंबर पे सप्लाई देगा तो कंप्रेसर चलेगा, और कंप्रेसर चलेगा तो फ्रिज ठंडा होगी। और जब ये 4 नंबर से छोड़ करके 2 नंबर पे सप्लाई जाएगा, अच्छा, जिस समय ये फ्रिज ठंडा हो रही है उस समय ये मोटर चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि न्यूट्रल यहां से जा रहा है हीटर से होते हुए, और फेस यहाँ थर्मोस्टेट से होते हुए गया हुआ है, तो इसलिए न्यूट्रल और फेस दोनों मिल रहा है, इसलिए ये मोटर चलेगा, यानी टाइम को काउंट करेगा। और जब ये मोटर टाइम को काउंट करते करते जब ये 2 नंबर पे सप्लाई दे देगा, तो 2 नंबर वाले को लेके आ रहे हैं हम यहाँ पे बायोमेटल में। जब ये 2 नंबर पे सप्लाई देगा तो सप्लाई आएगी बायोमेटल के पास, बायोमेटल से पूछेगी कि क्या टेम्परेचर है, ये बताएगा नहीं टेम्परेचर तो -5 से भी नीचे, -10 हो गया, कहेगा जल्दी से सप्लाई को आगे बढ़ाओ और वहां से दो हीटर को। और जैसे ये फेस की सप्लाई हीटर को देगी तो ये हीटर गर्म होगा कि नहीं होगा, और जिस समय ये हीटर गर्म हो रहा होगा उस समय इधर सप्लाई जो पहुंचेगी 1 नंबर में वो न्यूट्रल नहीं जा रही है, वो फेस जा रही है, और इसलिए वो मोटर बंद रहेगा, तब तक उस टाइम को काउंट नहीं करेगा। बस इतने तो बात है कि वो उस टाइम को काउंट नहीं करेगा। अब जैसे मान लीजिए अब टेम्परेचर अगर प्लस में हुआ, गर्म होने लगेगा हीटर, हीटर गर्म होगा तो प्लस में जाएगा, और अगर प्लस में होते होते +5 से भी ज्यादा हुआ, +7 +8 +9 10 हुआ, तो क्या करेगा, ये बायोमेटल सप्लाई को कट कर देगा। और जब बायोमेटल सप्लाई को कट कर दिया तो उस समय कंप्रेसर भी नहीं चल रहा है और हीटर भी नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है दोनों में से। कंप्रेसर चालू हो जाएगा क्या बायोमेटल के कट करने से? इसके कट करने से चालू नहीं होगा जब तक वो 4 नंबर पे सप्लाई ना दे, है ना, यही ना होगा। अब जब ये बायो 4 नंबर पे सप्लाई दे देगा तब जाके कंप्रेसर मोटर हमारा चालू हो जाएगा और फ्रिज ठंडा करने लगेगी, और जब ये बायोमेटल कट कर देगा उस समय फिर ये मोटर चलने लगेगा, और मोटर चलेगा तो ये टाइम को काउंट करेगा, और टाइम को काउंट करेगा तो इसलिए कंप्रेसर पे फिर 4 नंबर पे सप्लाई आएगी और फिर कंप्रेसर चालू हो। ठीक है, थोड़ा बहुत आया। हाँ हाँ, 20 मिनट बाद 4 पे कर देगा, जो भी इसकी टाइमिंग रहेगी। तो ये तो पहले ही समझ में आ गया। देखो इसका अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो जो भी थोड़ा बहुत है वो हो जाएगा। अभी देखिए, क्लियर हो गया ना, थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है, कूलिंग को कंट्रोल करना, डोर स्विच फ्रिज के अंदर लगे बल्ब को ऑन ऑफ करती है। पंखा क्या करता है, ऑपरेटर की कूलिंग को पूरे कैबिनेट में फैलाता है। ओएलपी क्या करती है, कंप्रेसर के हीटिंग को कंट्रोल करती है। कंप्रेसर क्या करता है, गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। रिले क्या करता है, रनिंग से स्टार्टिंग में शार्ट मार के स्टार्ट करता है। टाइमर क्या करता है, टाइमर एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्रेसर को या जो फ्रिज को कूलिंग मोड में चलाना है कि हीटिंग मोड में चलाना है ये सेलेक्ट करेगी। और ये बायोमेटल क्या है, ये सप्लाई को रोकता है कि -5 डिग्री रहेगा टेम्परेचर तो ऑन रहेगा, +5 डिग्री पे ऑफ हो जाएगा। और ये फ्यूज क्यों लगा है, अगर ये ज्यादा गर्म हो रही है फ्रिज, यानी बॉडी के पिघलने से पहले 70 डिग्री या उससे अधिक टेम्परेचर हुआ, ये फ्यूज उड़ जाएगा, जिससे हमारी टेम्परेचर, फ्यूज उड़ने के कारण हीटर बंद हो जाएगा और फिर गर्म होने से बॉडी पिघलने से बच जाएगी। ठीक है ना, और इसमें कुछ लिखा होता है, मतलब ये वो टाइमर में नहीं लिखा होता है, थर्मोस्टेट स्विच में लिखा होता है 1 2 3 नंबर।
घुमाएंगे तो वो आवाज करेगा, इसे पूरा घुमाएंगे, जैसे घुमाएंगे तैसे एक जगह किट, फिर बंद, फिर पूरा घुमाएंगे तो एक राउंड पे किट, एक राउंड पूरा होने पे उसमें एक जगह खट से आवाज आएगी, पूरा गोलाई एक राउंड पूरा होने से खट से आवाज, जहां खट की आवाज आई तो समझिए 2 नंबर पे सप्लाई गई। अभी चेक करेंगे इसको, तो जहां खट की आवाज आई समझिए 1 नंबर पे सप्लाई गई। अब देखिए यहाँ पे इसके अंदर दिखाते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रिक भागों को हम एक बार इसमें पीडीएफ में आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा यहां समझिए। डबल डोर फ्रिज के इलेक्ट्रिक सिस्टम, इसमें क्या है, कंप्रेसर, डिफ्रास्ट हीटर, एवापोरेटर फैन, बल्ब, डोर स्विच, थर्मोस्टेट, बायोमेटल, थर्मल फ्यूज, रिले, ओएलपी, डिफ्रास्ट टाइमर, कंट्रोल स्विच, कैपेसिटर, इसमें 13 चीज दिखाई दे रहा है। कंट्रोल स्विच यानी मेन पावर स्विच, इसकी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए कंप्रेसर क्या है, ये डबल डोर फ्रिज में कंप्रेसर रेफ्रिजरेटर का महत्वपूर्ण भाग ही होता है, और जब कूलिंग मोड में चल रहा होता है तो फ्रिज का एवापोरेटर कॉइल कूलिंग करता है, ठंडा करता है। कंप्रेसर में एक सिलेंडर, पिस्टन, ये कनेक्टिंग रॉड, ये सब तो जानते ही हैं कि क्या क्या लगा होता है, कॉमन रनिंग, स्टार्टिंग होता है, सब वही है। इसके अंदर हाँ, अब पार्टों को देखते हैं। इसके अंदर देखिए क्या दूसरा पार्ट है, डिफ्रास्ट हीटर। डिफ्रास्ट हीटर क्या होता है, रेफ्रिजरेटर के एवापोरेटर कॉइल पर ठंडक अधिक होने से उस पर बर्फ जम जाती है, और इस बर्फ को पिघलाने के लिए हीटर का प्रयोग किया जाता है, जिसे डिफ्रास्ट हीटर कहते हैं। यह 220 वोल्ट एसी सप्लाई से काम करता है। यह हीटर ऐसा देखने में कांच टाइप का है, यह क्वाइल टाइप का हीटर भी आता है, यानी कांच टाइप या क्वाइल टाइप दोनों टाइप के हीटर प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद इसमें एवापोरेटर फैन है, यानी एवापोरेटर की कूलिंग को निचले कैबिनेट में सर्कुलेट करने के लिए यानी फैलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद नीचे है बल्ब, ये हमारा वही बल्ब है, फ्रिज के कैबिनेट में रोशनी के लिए बल्ब का प्रयोग किया जाता है। फ्रिज में प्रयोग होने वाला बल्ब वही 5 से 15 वाट वाला है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे डोर स्विच भी हमारी वही वाली है, और थर्मोस्टेट स्विच भी वही वाली है। वही वाला हमारा सिंगल डोर वाला है, यानी फ्रिज के अंदर रखे सामान को देखने के लिए, यानी बल्ब को कंट्रोल करने के लिए हम डोर स्विच का प्रयोग करते हैं। और थर्मल बल्ब, थर्मोस्टेट, ये है जो कूलिंग को कंट्रोल करने का काम करता है, यानी फ्रिज बहुत ज्यादा ठंडा कर रही है तब ये जाकर के इसका भी काम होगा। बायोमेटल यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए थोड़ा सा बायोमेटल में क्या लिखा है, टाइमर के हीटिंग मोड में, टाइमर के हीटिंग मोड में डिफ्रास्ट हीटर पर सप्लाई बायोमेटल के जरिए पहुंचती। ये बात समझ रहे कि टाइमर के हीटिंग मोड में, यानी जब टाइमर 2 नंबर पे सप्लाई देगा तब उसे हीटिंग मोड बोलेंगे, जब 4 पे देगा तो कूलिंग मोड बोलेंगे। यानी टाइमर के हीटिंग मोड में डिफ्रास्ट हीटर पर सप्लाई बायोमेटल के जरिए पहुंचती है। बायोमेटल कौन, जोन -5 पे ऑन होगा, +5 पे ऑफ होगा, सीरीज से ही पहुंचती है ना वहां पे, उसी के जरिए पहुंचती है। और कूलिंग मोड में ऑपरेटर के पास का टेम्परेचर -5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, और यहां मौजूद बायोमेटल इसमें ठंडक की वजह से ऑन पोजीशन में रहता है। जब ठंडा रहता है तब ये ऑन पोजीशन में रहता है, और एवापोरेटर के आसपास का टेम्परेचर जब +5 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचता है या ज्यादा होता है तो वहां पर मौजूद बायोमेटल ऑफ हो जाता है। यानी जब +5 डिग्री टेम्परेचर होगा तो वो बंद हो जाएगा ना, तो वो ऑफ हो जाता है। यदि यह ऑफ ना हो तो हीटर ज्यादा गर्म होने की वजह से फ्रिज के अंदर की बॉडी पिघल सकती है, यानी इसका +5 डिग्री टेम्परेचर होने पे बंद होना जरूरी है। और देखने में कैसा है, देखिए ये, अब ये जो देखने में ऐसा दिख रहा है ना, ये देखिए छोटा सा एक पैकेट के अंदर है ना, इसके अंदर देखिए ये जो चौकोर सा ऐसा दिख रहा है ये बायोमेटल है, और इसके बगल में भी कुछ और दिख रहा है, यही फ्यूज है। तो थर्मल फ्यूज और बायोमेटल एक ही पैकेट के अंदर आते हैं, खराब होते हैं तो दोनों साथ में बदले जाते हैं, इसीलिए अलग अलग भी आते हैं। देखिए ये भी वही फ्यूज है लेकिन यहाँ पे अलग बना के ये साथ में भी रहते हैं, अलग अलग कंपनियों के हिसाब से ये होते हैं, और ये पूरा कनेक्ट पे होता है, बस कनेक्टर अभी फ्रिज में खाली फूंकना होता है। ये फ्यूज यानी फ्यूज वाले को चेक करेंगे तो कंटिन्यूटी आएगी, और बायोमेटल को चेक करेंगे तो कंटिन्यूटी नहीं आएगी। बायोमेटल पे कंटिन्यूटी कब आएगी, जब जब टेम्परेचर -5 पे होगा तब आएगी। अब देखिए थर्मल फ्यूज के बारे में क्या लिखे, डिफ्रास्ट हीटर के लगातार ऑन रहने पर, यानी जब हीटर लगातार गर्म रहेगा तो थर्मल फ्यूज इसकी सर्किट को ब्रेक कर देता है। यानी कि जब फ्रिज के कैबिनेट के अंदर का तापमान 70 डिग्री से अधिक होता है तो फ्यूज इसकी सर्किट को ब्रेक कर देता है, और फ्रिज के कैबिनेट के अंदर के सिस्टम को पिघलने से बचा लेता है ना। अब यहाँ पे अगला पॉइंट हमारा रिले है, तो ये रिले और ओएलपी तो हमारे वही रहेंगे जो अभी तक हमारे थे फ्रिज वाले। जब फ्रिज का कंप्रेसर वही है तो रिले और ओएलपी भी वही रहेंगे। अब एक चीज है, इसका मेन पॉइंट है ये टाइमर, ये है इसका टाइमर, व्हाइट कलर में टाइमर को देखिए।
अब ये टाइमर है, क्या लिखे, फ्रिज के कूलिंग मोड या हीटिंग मोड में आवश्यकता के अनुसार चलाने के लिए डिफ्रॉस्ट टाइमर का प्रयोग किया जाता है, और डिफ्रॉस्ट टाइमर में एक मोटर लगा होता है जिसे डिफ्रॉस्ट मोटर भी कहते हैं। मतलब इसी के अंदर एक मोटर लगा है, वो मोटर यहीं पे है, ऊपर से दिखाई देता है, जब मोटर चलता है तो भी दिखाई देता है। पिने देखिए इसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर है। अलग अलग कंपनियों के पिनों के पोजीशन अलग अलग हो सकते हैं, लिखा भी होगा, देखिए इसमें क्या लिखा है, सभी कंपनी के फ्रिज के टाइमर देखने में अलग अलग हो सकते हैं, पर सभी का काम एक जैसा ही होता है। और ये टाइमर अपनी कंपनी की सेटिंग के हिसाब से 8 घंटे या 10 घंटे कूलिंग मोड में रहते हैं, यानी अलग अलग कंपनियों की जो टाइमिंग है वो अलग अलग होती है, और 10 से 20 मिनट तक जरूरत के हिसाब से हीटिंग मोड में रहते हैं, यानी केवल 10-20 मिनट हीटिंग मोड में रहते हैं। फिर टाइमर में 4 पिने होती हैं, 4 पिन है ना, और 4 पिने होती हैं जिसमें 3 4 2 1 नंबर होते हैं, और यह अलग अलग टाइमरों में इन नंबरों की पोजीशन अलग अलग हो सकती है, और जिस नंबर की पिन का जो काम है वो कभी नहीं बदलेगा, इसलिए इसे याद कर लीजिए, इस पे लिख दिए। यानी जो टाइमर का 3 नंबर फेस का इनपुट है तो इसे याद करना होगा, 3 नंबर का इनपुट ही रहेगा, चाहे किसी भी कंपनी की फ्रिज हो, पोजीशन इधर उधर हो जाएगी, लेकिन जो जिस पिन का जो काम है वो कभी नहीं बदलेगा। अब देखिए यहां पे ये पूरे नंबरों का पूरा डिटेल यहां पे है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। अब इसके अंदर देखिए क्या लिखा, 3 नंबर पिन किस लिए है, फेस के इनपुट के लिए है ना। इसमें देखिए क्या लिखा, 3 नंबर पिन की पोजीशन कहीं भी हो, थर्मोस्टेट से आने वाली फेस सप्लाई 3 नंबर पर ही आएगी। मतलब 3 नंबर पिन टाइमर में फेस सप्लाई आने का इनपुट टर्मिनल है, ठीक है। अच्छा, जब टाइमर कूलिंग मोड में होता है तो 3 नंबर पिन पर आने वाली फेस सप्लाई 4 नंबर पिन से निकलती है, निकलेगी, और टाइमर के 4 नंबर पिन से निकलने वाली फेस सप्लाई कंप्रेसर और इवापोरेटर फैन के लिए जाएगी। सही है। अच्छा, अब यहां पे क्या लिखे, जब टाइमर हीटिंग मोड में होगा तो कहां से सप्लाई निकलेगी, 2 नंबर से। हीटिंग मोड में होगा तब 3 नंबर पिन पर आने वाली फेस सप्लाई 2 नंबर पिन से निकलेगी, और टाइमर के 2 नंबर पिन से निकलने वाली फेस सप्लाई बायोमेटल से होकर डिफ्रॉस्ट हीटर को जाएगी। बीच में बायोमेटल लगा है ना, तो उससे होकर के हीटर के लिए जाएगी। अब उसके बाद टाइमर के 1 नंबर पिन पर न्यूट्रल आता है, 1 नंबर पे न्यूट्रल आएगा, टाइमर के 1 नंबर पिन पर न्यूट्रल आएगा, कहां से न्यूट्रल आता है, हीटर से होते हुए सीरीज में। 1 नंबर पिन पर न्यूट्रल आता है जो टाइमर में लगी मोटर को जाता है, और टाइमर के इस मोटर को फेस इसके 3 नंबर पिन से मिलता है, 3 नंबर वाला मोटर के कनेक्ट में डायरेक्ट होता है ना वो। और उसके बाद इस तरह 3 नंबर पिन टाइमर में फेस आने के लिए, 4 नंबर पिन कूलिंग मोड में फेस जाने के लिए, 2 नंबर पिन हीटिंग मोड के लिए, और 1 नंबर पिन टाइमर मोटर में न्यूट्रल के लिए होता है, यही है ना। अब उसके बाद देखिए क्या, फेस सप्लाई जब 4 नंबर पिन से निकलती है तो 2 नंबर ऑफ रहता है, और जब 2 नंबर से निकलेगी तो 4 नंबर ऑफ रहेगा। यानी हमारा जो टाइमर है या हमारी फ्रिज है या तो कूलिंग करेगी या तो हीटिंग करेगी, दोनों एक साथ नहीं करेगी, यही ना होगा, या तो कूलिंग करेगी या तो हीटिंग करेगी, दोनों एक साथ नहीं करेगी। यहां पर देखिए इस तरह का एक वायरिंग का डायग्राम, ये फ्रिज वाला, इस डायग्राम को भी समझते हैं। अब इसको देखिए, वही वायरिंग है हमारी बिल्कुल, फेस का वायर है, डायरेक्ट गया थर्मोस्टेट में, उसी से डोर स्विच को, डोर स्विच का अगला बल्ब को, बल्ब का अगला न्यूट्रल, वैसा ही है। ये न्यूट्रल यहां से बल्ब में गया, और न्यूट्रल देखिए पंखा में गया, न्यूट्रल रिले में गया, न्यूट्रल फ्यूज से होते हुए हीटर को गया, और हीटर से जब आउट हुआ तो न्यूट्रल ले जाकर के 1 नंबर में जोड़ा गया। फेस थर्मोस्टेट से जब आउट हुआ तो गया 3 नंबर में, और जब 4 नंबर से निकला तो पंखा और ओएलपी से होते हुए कॉमन के लिए आया, और उसके बाद जब 2 नंबर से निकला तो बायोमेटल से होते हुए हीटर के लिए गया। बस इतने ही तो तार है, ठीक है ना। सर ये फ्यूज में है ना, सिर्फ इन करना है, आउट कर देना हाँ, एक से इन दूसरे से आउट हुआ है। तो इसमें जो दोनों आते हैं सिर्फ 4 का मतलब कि 4 भी निकलते हैं, 3 भी निकलते हैं, हमें उसमें खाली खोसना होता है, वो दिखाएंगे आपको, बताएंगे कि अलग अलग भी हम कैसे उसको कर सकते हैं। उसकी ओरिजिनल वायरिंग ऐसी होती है, लेकिन रियल में जब देखेंगे तो सारी चीजें कनेक्टर पे रहेंगी। ये टाइमर वाला भी कनेक्टर पे है, उसमें खाली कनेक्टर खोसना है, एक एक तार नहीं खोसना है, कनेक्टर खोसना है। लेकिन अगर तार अलग अलग हो तो भी आपको ये जानना है कि कहां से वो आए, इसलिए ऐसा बताया गया, लगा होगा सब कनेक्टर पे, ठीक है। और कुछ इसमें देखिए,
फ्रिज, डबल डोर फ्रिज से रिलेटेड और कोई माइंड में क्वेश्चन हो तो बताइए, कुछ भी, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, कोई भी। अगर इसमें ज्यादा काहे करता है, क्योंकि इसका इवापोरेटर दूसरा है, क्वाइल टाइप इवापोरेटर। और गैस सेम है, R134 से रहेगी, वही रहेगी, खाली इवापोरेटर दूसरा है। अरे वो तो कंडेंसर की बात कर रहे हैं ना आप, हम इवापोरेटर बोल, इवापोरेटर इसमें क्वाइल टाइप, और ये इवापोरेटर ज्यादा ठंडा करता है। सिंगल डोर फ्रिज में भी पहले क्वाइल टाइप इवापोरेटर आता था, जैसे अभी यहाँ पे देखें टिप फ्रिज थी, उसमें क्वाइल टाइप पाइपे पाइपे दिख रही हैं, वो खाली दिखाने के लिए रखे हैं कि हाँ ऐसा भी था पाइप, जिसमें पाइपे हो तो समझिए वो ज्यादा ठंडा करेगा इस प्लेट वाले की अपेक्षा। जानते हैं कूलिंग का मतलब क्या होता है? दो मोटी पाइपों के बीच में एक पतली पाइप लगा दिया जाए तो ठंडा होने लगेगी दूसरी पाइप, ये कूलिंग का नियम है। मतलब दो मोटी पाइपों के बीच में एक पतली पाइप का मतलब समझ रहे हैं? जैसे देखिए, जैसे अगर एक पाइप है, यहां से ऐसे ऐसे घूमी है, ठीक है, ऐसे ये पाइप है, और इस पाइप को हम बीच में थोड़ा सा काट दिए, काट के अलग कर दिए, और हम लगा दिए एक ठे कंप्रेसर मोटर, ये कंप्रेसर हो गया, ठीक है। और कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन की पाइप हम इस पाइप में जोड़ दिए, मान लीजिए ऐसे जुड़ गया, और यहां से ये पूरी पाइप एक ही थी, कैप मान लीजिए कॉपर की 1/4 की पाइप थी, इसमें अगर ऐसे कैपिलरी ट्यूब बीच में लगा दें, एक पतली सी पाइप लगा दें, और उसके बाद जो दूसरी पाइप है उसको सक्शन लाइन में जोड़ दें, ये पहली पाइप गर्म होगी, दूसरी ठंडी होगी, अगर इसमें गैस चार्ज कर दिया जाए तो ये फ्रिज का सिस्टम बन जाएगा। इसमें फिल्टर खाली नहीं है ना, बाकी तो सब हो गए, और फिल्टर जरूरी पार्ट नहीं होता है, वो केवल सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। यानी दो मोटी पाइपों के बीच में एक पतली पाइप लगा दिया जाए तो पहली पाइप गर्म होगी, दूसरी ठंडा होगी, ये कूलिंग का नियम है। हाँ, यहां इसकी ऐसी बनावट है कि इस हिसाब से एक मोटर लगा दीजिए, हवा को ये फेंकेगा, जहां हवा पहले जाएगी वही गर्म होगा। अगर इसकी दिशा कभी बदल दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि डिस्चार्ज लाइन को इधर जोड़ दिया जाए और सक्शन लाइन को इधर जोड़ दिया जाए, तो नीचे वाली गर्म होगी और ये ठंडा होने लगेगी ऊपर। मतलब कैपिलरी के बाद गैस जिसमें जाएगी वो ठंडा होगी, यानी कंप्रेसर के तुरंत बाद जिसमें जाएगी वो गर्म होगी, क्योंकि गैस को कंप्रेसर जब भेजता है ना तो पूरा कंप्रेस्ड करके रगड़ के गर्म कर देता है। बना सकते हैं, यही तो होता है हमारे एयर राउंड एसी में। एसी होती है जो ठंडा और गर्म दोनों करती, उसमें एक रिवर्सिंग वाल्व लगा के रिमोट के जरिए खाली एक बटन दबाते हैं, गैस की दिशा बदल जाती है। जो पहले डिस्चार्ज लाइन से निकल के कंडेंसर में जा रही थी, अब वो डिस्चार्ज लाइन से निकल के सीधा इवापोरेटर में जा रही है, तो अब इवापोरेटर ही गैस को वेपर से द्रव में बदलेगा ना, और जो गैस को वेपर से द्रव में बदलेगा वो गर्म होगा। तो हवा की दिशा को बदल देते, उसे एयर राउंड एसी बोलते, एयर राउंड, हवा की दिशा को बदल देना, समझ रहे हैं ना? यानी कंडेंसर इवापोरेटर का काम करेगा और इवापोरेटर कंडेंसर का काम करने लगे। फ्रिज के अंदर अगर डिस्चार्ज लाइन की पाइप को इवापोरेटर में जोड़ दिया जाए और कंडेंसर वाला पाइप सक्शन लाइन में जोड़ दिया जाए तो इवापोरेटर गर्म होगा और कंडेंसर ठंडा होने लगेगा। समझ रहे हैं ना? ये नियम है, मतलब डिस्चार्ज लाइन से गैस निकल के पहले जिसमें जाएगी वो गर्म होगा, अब बीच में कैपिलरी लगा के अगर आगे कहीं जाती है तो वो दूसरा ठंडा होगा। दो मोटी पाइपों के बीच में एक पतली पाइप लगाएंगे तो दूसरी वाली पाइप गर्म होगी, दूसरी वाली पाइप ठंडी होगी, पहली वाली गर्म होगी। बताइए और कुछ। क्या बोला? किस लिए? नहीं, वही थर्मोस्टेट स्विच होती है घुमाने वाली। नहीं, डिस्प्ले, डिस्प्ले वाली फ्रिज, और डिस्प्ले वाली फ्रिज में आती है पीसीबी रहती है ना उसमें, उसी टेम्परेचर को अप या डाउन पे सेटिंग करने के लिए उसमें बटन दिया गया हो। अभी वो फ्रिज नॉर्मल घरों में नहीं है, मतलब समझिए 50-60 हजार से ऊपर का ही रेट का है वो, जो डिस्प्ले वाली इस फ्रिज हमारी में। और डिस्प्ले में भी रहेगा तो क्या हो जाएगा, एक पीसीबी लगी होगी, उसमें एक कनेक्टर लगा होगा। अभी जैसे ये नॉन इन्वर्टर था तो इसमें फंक्शन इस तरह के थे, ऐसे फंक्शन जो कि हमें सब समझ में आ रहे थे। इन्वर्टर मॉडल अभी आएगा तो उसके फंक्शन देखेंगे, पूरा कंट्रोल एक पीसीबी के हाथ में,
पूरा का पूरा कंट्रोल एक पीसीबी के हाथ में है। यानी समझिए उसका सिस्टम ऐसा रहेगा कि ये एक पीसीबी है, यही मेन मालिक है। दरवाजा खुलेगा तो वो आकर के सूचना इसको देगा, यानी डोर स्विच जो है वो इसमें कनेक्ट रहेगी। दरवाजा खुला है तो ये सूचना देगा, तो ये बताएगा कि ठीक है बल्ब को चालू करो। समझ रहे हैं ना, कुछ भी हो। जैसे अगर फ्रिज ज्यादा ठंडा हुई तो वो आके पीसीबी को बताएगा, तो फिर ये कहेगा कि कंप्रेसर को बंद करो। पूरी बात इसके तक आएगी। समझ रहे हैं ना, कोई अपने आप नहीं, यानी कि अगर कोई दरवाजा खोल दिया तो बल्ब अपने आप ये डोर स्विच नहीं बंद कर सकती, ये नहीं कहेगी चलो हम बंद कर देते हैं। इसके हाथ में कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि अगर खुल गया तो बता दो कि खुल गया है, इतनी बात है इसको। तो पूरा कंट्रोल दूसरे के हाथ में। और हमारे जो ये सब सिस्टम वाले हैं इसमें देखिए क्या है, पूरा का पूरा सबके हाथ में है, सब अपने आप के मालिक है ना। दरवाजा को बंद करना है कि नहीं करना ये तय करेगा, है ना, टाइमर नहीं तय कर सकता। समझ रहे हैं ना, सब अपने आप के मालिक है। प्लस माइनस टेम्परेचर होने पे बायोमेटल कट करेगा। उसमें क्या है, बायोमेटल वाला दोनों तार पीसीबी में जाता, यानी खाली टेम्परेचर होने पे ही खाली पीसीबी को बताता तो पीसीबी कट करती, कट ये नहीं करता। इसमें क्या है, सब अपने आप के मालिक हैं। ज्यादा गर्म हुआ एलपी बंद कर देगी, किसी से पूछने नहीं जाएगी, टाइमर से ना थर्मोस्टेट से ना डोर स्विच, कोई मतलब नहीं। गर्म हुआ तो कट करेगी, बात खत्म। हाँ, इससे ज्यादा वही इन्वर्टर मॉडल फ्रिज ज्यादा यूज हो रहे हैं मार्केट में, मिलना अभी ये कम हो गई या बंद हो गई, नहीं मिलती है। हाँ हाँ नहीं महंगी भी नहीं है, 22-22 हजार तक से हमारे पास है जो 22-23-25 हजार। इसके मुकाबले वो महंगी नहीं रहेगी, उसमें खाली पीसीबी ही है ना मेन चीज। और ये जो टाइमर वाइमर है, जो स्प्रिंग है, पत्ती है, ये सब है, उसमें कुछ नहीं है। उनकी चीजों में खाली सेंसर है कि सेंस करके तुम बताओ कि क्या हो रहा है वहां पे। खर्चा तो वो तो कस्टमर की बात है ना, आपका थोड़ी नुकसान। मेन पॉइंट पीसीबी है उसमें। अभी इसको देखिए, उसका टाइम आएगा। अब बोलिए, इससे रिलेटेड हो तो बोलिए। डबल डोर क्या 5 स्टार कहाँ नहीं मिलेगा? 5 स्टार में, 4 स्टार में, 3 स्टार में क्या क्या डिफरेंट होता है, देखा आपने कभी? 3 स्टार की फ्रिज लीजिए, 1 स्टार की फ्रिज लीजिए, 2 स्टार की लीजिए, डिफरेंट दिखेगा उसके मॉडल में। जैसे आप गाड़ी कोई ले रहे हैं 4 व्हीलर, टॉप मॉडल लीजिए, थर्ड मॉडल लीजिए, सेकंड मॉडल लीजिए, कुछ डिफरेंट रहता है क्या? इंजन वही रहता है। आप देखिए कोई भी गाड़ी का है, जैसे कोई अगर 1800 सीसी का इंजन है तो वो 1800 सीसी का ही रहता है, इंजन वही है। अब क्या फर्क है, किसी में पावर विंडो दिया होगा तो किसी में हाथ से घुमा के बंद करने के लिए होगा, और यही है ना, किसी का साइड का शीशा बड़ा होगा तो किसी का छोटा होगा। फ्रिज में भी यही होता है। अगर 1 स्टार की फ्रिज है तो देखेंगे कि किसी भी फ्रिज का जो सामने का जो गेट है वो कलर नहीं हो सकती, वो सिंगल कलर की फ्रिज होगी। जैसे व्हाइट कलर वाली फ्रिज है, ये 1 स्टार की हो सकती है, सिंगल कलर रहेगा। उसमें हैंडल पकड़ के खींचने के लिए हैंडल नहीं बना होगा, गेटवे पकड़ के खोलना पड़ेगा ऐसे अपने हिसाब से। समझ रहे हैं, उसमें सुरक्षा कम रहेगी, सुविधा नहीं दिखेगी। अगर 3 स्टार की है कम से कम तो उसका कलर पे फूल बना रहेगा बढ़िया से गेट पे, हैंडल पकड़ने के लिए यहां भी मिल जाएगा। 5 स्टार है तो हैंडल एठे इधरों मिल जाएगा, एठे ऊपरों से भी ले सकते हैं, ऐसे ऊपर से भी गेट रहेगा, इधर से भी रहेगा हैंडल पकड़ने के लिए। मतलब उसमें फंक्शन थोड़ा ज्यादा रहेंगे, लेकिन मेन मोटर वही है कंप्रेसर। स्टार में यही डिफरेंट। पैसा तो बढ़ेगा ही, फंक्शन बढ़ेंगे तो पैसा नहीं बढ़ेगा, 1000-1000 रुपए का डिफरेंट आता है और क्या। सब में यही आते हैं फंक्शन, उसमें कुछ ज्यादा होते हैं। अधिक स्टार बढ़ने से कुछ ना कुछ चीजें उसमें बढ़ती हैं, और कम स्टार होने से फंक्शन उसमें कम किए जाते। उसका पैर के साथ स्टैंड भी लगा होगा, किसी के साथ स्टैंड नहीं होगा, वो सीधे जमीन पे ही रखी जा रही होगी। स्टैंड अपना 1 इंच का नीचे से जो गोटी देता है उतने से काम चलाना होगा, यही सब होता है। हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं है ऐसे, खाली उसमें फंक्शन सुविधा देखने में, लोग, कलर, यही सब है। हाँ हाँ, सब में वही है। मतलब वही है ना, बताए तो क्या मतलब है, स्टार से मतलब है, हाँ फैसिलिटी, स्टार का मतलब फैसिलिटी जितना ज्यादा है। अब 5 स्टार होटल में देखो पानी के साथ टिश्यू पेपर भी आएगा, तो थोड़ा देर पहले आएगा, आपसे सर करके बोलेगा, ढाबा पे चले जाओ, कहेगा कहा ले आएंगे। यही फर्क पड़ेगा। पानी लिया के जग में दे देगा, 5 स्टार में जाएंगे बोतल में ला के देगा, ये फर्क पड़ेगा।
कंप्रेसर में अगर ऑयल कम रहेगा तो कंप्रेसर मोटर बार बार गर्म होगा, तो इसलिए वो ट्रिप करेगा, और गर्म होगा तो कैसे पता चलेगा? छू के देख सकते हो। किसी भी कंप्रेसर को कभी नंगे पांव डायरेक्ट जाके इसे मत छू के देखना, नहीं तो कभी कभी उसमें करंट आता है, बॉडी अर्थ आता है, और बहुत तगड़ा बॉडी अर्थ आता है, पकड़ लेंगे तो पकड़ भी सकता है। तो इसलिए हमेशा जूता चप्पल पहन के ही इलेक्ट्रिक का काम करना। कंप्रेसर के ऊपर जाते मतलब बहुत सारे लोग ऐसे कंप्रेसर पे हाथ रख के देखते हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये चीज देखने के लिए उस पर हाथ रखते हैं कि वाइब्रेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसी अवस्था में उसमें अगर बॉडी अर्थ रहेगा और नंगे पांव रहेंगे तो बहुत तेज का करंट मारेगा। तो इसलिए कंप्रेसर को चेक करने के लिए, वैसे कंप्रेसर को चेक ही क्या, कोई भी इलेक्ट्रिक काम करने के लिए जूता पहनने की आदत बनाइए, हर समय पहनिए, गर्मी जाड़ा बरसात सब पहनिए। जूता ज्यादा ठीक रहेगा। किसी किसी के घर में ऐसा भी होता है चप्पल निकाल के अंदर जाना पड़ता है, मंगवा लेना उसे, फ्रिज को बाहर करिए, इलेक्ट्रिक काम कर रहे हैं ये पहन के ही जाएंगे। हाँ नहीं नहीं, कोई मना भी नहीं करेगा अगर मांगेंगे तो। ये ऑप्शन दे रहे हैं कि हम, ठीक है अपना ही चप्पल दे दीजिए, हम वही पहन के जा रहे हैं, तब तो ठीक, वो तो जरूरी है। ये तो अभी मरेंगे आपके घर भूत बनेंगे यहीं पे। हाँ, क्या कैसे कट कर? 3 और 4, 3 कहाँ कट कर रहा है? 3 में तो दे दिया गया वो। 4 या 2 ये कट करता है, या तो 4 पे रहेगा या तो 2 पे रहेगा, इन दोनों में ये होता है। और इन दोनों में कट करने का कारण ये मोटर रहता है, ये मोटर चलता है ना, इसको दूर करता है। ऐसे समझो कि मान लो कि ऐसे हमेशा 4 पे कनेक्ट करवाए करवाए करवाए, ऐसा समय आएगा जब 2 के करीब आएगा 2 को कट कर देगा, फिर 4 पे चला जाएगा, हमेशा 4 पे रहेगा, खाली 2 पे एक समय के लिए आएगा। मतलब मानो ये स्विच ऐसे घूम रही है तो इतना दूर ये 2 नंबर का पॉइंट है। अब ये स्विच घूम रही है, यहां से घूम रही है तो 4 पे टच है, 4 पे टच है, यहां तक गई 4 पे टच है, थोड़ा सा घूम के इस पे गई तो 2 पे टच हो गई, लेकिन फिर आगे गई तो 4 पे टच। जिस टाइम में हीटर काम करता रहता है तो मोटर को नसता है नहीं। मोटर उस टाइम को काउंट नहीं करता है। हाँ, क्या? फिर चेंज नहीं करता हीटर, लेकिन देर तक नहीं ना गर्म होगा, 2 4 5 मिनट गर्म होगा ना, 5 मिनट में ये कट कर देगा, कट करेगा तो फिर मोटर चलना शुरू करेगा, यानी बंद रहने की अवस्था वाली टाइमिंग को काउंट करेगा वो। टाइमिंग ज्यादा सब हो जाएगा। ठीक है, तो रिफिल डाल क्या? नहीं नहीं, नॉर्मल फ्यूज नहीं, इसके साथ में फ्यूज रहता है, ये नॉर्मल फ्यूज नहीं रहता है। नॉर्मल फ्यूज रहता तब तो शॉर्ट सर्किट पे कट करता ना।